एक डिफरेंशिएटर जो रहता है फेलियर का प्रोसेस अलग अलग है। जितनी क्लैरिटी से आप मांगोगे उतना ही यूनिवर्स आपको देगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही नहीं है कि मंदिर में जाना या भजन ही सुनना। स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ा स्पिरिचुअल मंत्र तो है कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो अल्ट्रा रिच जो लोग हैं और एवरेज जो लोग हैं उनके एनर्जीज में भी डिफरेंस रहता है। तो करोड़ रुपए तुम नौकरी से बचा बचा के नहीं कमा पाओगे। एवरी सिंगल थिंग विच यू आर डूइंग इज नॉट जस्ट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लॉजिक। मैं कहता हूँ 1% स्ट्रैटेजी लॉजिक सब रहने दो, 99% तो मैजिक ही है। बहुत सारे लोगों के पास ना पैसा है बट वो खुश नहीं है। आप में से जितने भी लोगों को अमीर बनना है, सीधा है, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी की वाइब्रेशन क्या है वो अपनी जिंदगी में लाना शुरू करो। क्यों ऐसा होता है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है? मुसीबत आ रही है तो सारी की सारी मुसीबतें आ रही है, और किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो उसके साथ इतना अच्छा हुए जा रहा है कि वो मतलब जिस चीज़ को छू रहा है उसी को गोल्ड बना दे रहा है। यार हर पॉडकास्ट में ना मेरी कोशिश रहती है कि पॉडकास्ट के एंड में ना आप मुझे ये कहें, राहुल भाई आज के पॉडकास्ट में ना इतनी लर्निंग मिली है कि शायद मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। उसके बदले में ना यार आपसे दो चीज़ें चाहता हूँ। एक तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। दूसरा ना कॉमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि आपको कैसा लगता है मेरे पॉडकास्ट देख के, और कोई चीज़ है जो मैं बेटर कर सकता हूँ तो आप मुझे ज़रूर बता के जाएँ। आज के जो गेस्ट है ना बहुत स्पेशल है, काफ़ी महीनों से चेज़ कर रहा हूँ, आज आए हैं। BSR सर है, 30 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है इनके सोशल मीडिया पे। आज मैंने इनसे जानने की कोशिश की कि वो कौन सा प्रोसेस रहता है जिससे एक एवरेज पर्सन जो है ना वो एलॉन मस्क, वॉरेन बुफेट या अदानी, अंबानी जैसे पोजीशन में कैसे पहुंच सकता है। क्या वो मैनिफेस्टेशन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस रहता है। पॉडकास्ट में यार इन्होंने मुझे बताया कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैंसर जैसी बीमारियों को बीट किया जा सकता है। वो रियल लाइफ स्टोरीज बताए कि कैसे कोई इंसान जिसका बिजनेस डूब रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन की वजह से ना करोड़ों में पहुंच गया। तो यार इस पॉडकास्ट को एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखना और प्लीज इसको लास्ट तक देखना, एंड आई कैन गारंटी, आई कैन अश्योर यू कि आपकी लाइफ ना चेंज हो सकती है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। राहुल जी थैंक यू। एंड यू नो मैं तो आ जाता, लेकिन आपने आज बहुत देर से बुलाया तो मैं आज आ गया, मुझे अच्छा लगा। यू नो यू आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क। आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल्स पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं, एंड दिस इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ऑल्सो कनेक्ट टू योर ऑडियंसेस। माई प्लेजर टू। बहुत सारी लर्निंग देने की कोशिश करेंगे सर आज अपने ऑडियंस को। जी, एक जो मैं आपके पॉडकास्ट में देखता हूँ, आप मैजिक की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो जैसे हम मैजिक के बारे में सुनते हैं ना तो हमें लगता है कोई जादू होने वाला है, एकदम से कुछ मैजिकल वॉन्ड घुमाई जाएगी और कुछ आ जाएगा। तो ये मैजिक का फॉर्मूला है, एक बार इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। जहाँ लॉजिक खत्म हो जाता है ना वहीं से मैजिक शुरू होने लग जाता है। लोग क्या लॉजिक में इतना जीते हैं, मतलब पीपल आर लिविंग ओनली इन द हेड स्पेस कि यार ये होगा तो ये होगा, मैं ये करूँगा तो ये होगा। मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हारे हिसाब से हुआ क्या है ज़िंदगी में? ठीक है, लव मैरिज जो कर रहे हैं उनकी बात छोड़ देते हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा मैरिजेज जो हो रही है, तुम्हें कैसे पता कि किस आदमी से तुम्हारी शादी होनी है? लव मैरिज की भी बात करो तो हज़ारों लोग आपसे मिलते हैं, तो उसी आदमी से तुम्हारा कनेक्शन क्यों हुआ? क्या कभी सोचा है? कॉलेज में 2000 बच्चे हैं या स्कूल में 2000 बच्चे हैं, उनमें से आपके वो 2 या 3 लोग ही आपके बेस्ट फ्रेंड क्यों बने? तो मैं तो कहता हूँ हर चीज़, कोई भी चीज़ आपने सोच के नहीं करी है, हो रही है बस। यू नो आज आपका और मेरा मिलना ये एक इत्तेफाक ही है या मैजिक है? मतलब अगर कोई बोले कि इत्तेफाक है तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी आज कनेक्ट हो गई। आज वो 98.3 पे रेडियो पे घूम गया तो वो वाला गाना बजना था, वो बज गया। सो मुझे लगता है इट्स ऑल मैजिकल, लाइफ इज़ अ मैजिक। अगर हम इसको इंजॉय करें तो हर चीज़ मैजिकल है। मैजिक का मतलब क्या है? मैजिक का फॉर्मूला क्या है कि हमने कभी कोई चीज़ सोची और वो हो गई, या कोई चीज़ हमने नहीं सोची फिर भी हमसे अच्छी हो गई। तो मैजिक तो हर वक्त हो रहा है। हमने सोचा कुछ खाएं और खाना आ जाता है, चाहे वो कोई लाए, चाहे हम बनाएं, चाहे कैसे भी हो। तो इज़न्ट इट अ मैजिक? अगर आज देखें ये माइक्रोफोन, आज हम यहाँ से बैठेंगे और पूरी दुनिया में ये आवाज़ जाएगी। आई मीन इज़न्ट इट अ मैजिक? आप देखिए ये लाइटें हैं, कितने, एक बल्ब का आविष्कार हुआ था, आज इतनी तरह तरह की लाइटें जिनके कारण बिल्डिंग्स इतनी प्यारी दिखती है। इज़न्ट इट अ मैजिक? आज हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ एक्टिविटीज़ इस मोमेंट में हो रही है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस की संख्या में एक्टिविटीज़ हो रही है। इज़न्ट इट अ मैजिक? एंड सारी सिंक्रोनाइजेशन में हो रही है, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक सिंक्रोनाइजेशन चालू है। इज़न्ट इट अ मैजिक? देखने वाले की नज़र की बात है। तो मैं तो कहता हूँ लॉजिक को बंद करो यार,
लॉजिक ठीक है, लॉजिक है कि आज हम पॉडकास्ट में हैं, मुझे ठीक बात करना है, लेकिन मैं क्या बात करूंगा, अगला सेंटेंस क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। हाँ, हो सकता है हमारे माइंड में टॉपिक हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में बात करेंगे, बट आपका एग्जैक्ट फ्रेम्ड क्वेश्चन क्या होगा, शायद आपने लिखा भी है लेकिन पूछते समय अलग हो जाएगा। मैं शायद सोच के भी बैठा हूं लेकिन बोलते समय आंसर कुछ अलग हो जाएगा। तो मैं कहता हूं हम लोग रही मैजिकल दुनिया में, लेकिन हम लोग ऑर्डिनरी लोग कहते हैं नहीं नहीं ये मैजिक नहीं है, मैंने पैसा कमाया, अब मैं इस पैसे से घर बना रहा हूं। हज़ारों लोगों के पास पैसे होते हैं लेकिन घर नहीं बना पाते। आपने एक चीज़ सुनी होगी, भगवान के घर पे वही पहुंच पाता है जिसको भगवान बुलाते हैं। जैसे कहते हैं वैष्णो देवी पे वही पहुंचेगा जिसको माता ने बुलाया है। तो कई लोग तो पैसा लेके भी निकले, गाड़ी से भी निकले, सब कुछ निकले, लेकिन पहुंच ही नहीं पाए। कई लोग कुंभ में गए लेकिन पहुंच ही नहीं पाए। और कई लोग ऐसे थे जिनका कोई प्लान नहीं था कुंभ में जाने का, मैंने सोचा तक नहीं था। किसी ने ऐसे ही कहा सर कुंभ में चलें, मैंने कहा यार दिल्ली जा रहा हूँ, 2 दिन का बीच में टाइम है, चलो चलते हैं। और जब मैंने कहा चलते हैं तो मैंने ग्रुप में डाल दिया ऐसे ही 10-20 लोगों को, तो 20 लोग हमारे साथ तैयार हो गए जिनका किसी का प्लान नहीं था कुंभ जाने का। 1% भी उन्होंने सोचा भी नहीं था, 1% भी उन्होंने प्लान भी नहीं किया। बस मेरे माइंड में थॉट आया, मैंने डाला, उनके माइंड में भी थॉट आ गया, चलो चलते हैं, और पहुंच गए। तो कहते हैं कि every single thing which you are doing is not just happening because of the logic। मैं कहता हूँ 1% स्ट्रैटेजी, लॉजिक सब रहने दो, 99% तो मैजिक ही है राहुल जी। ओके, आई बिलीव इन दिस। वंडरफुल। जैसे अब मैं आपसे पूछूं, आपकी ज़िंदगी जहाँ पे है, आप जब कॉलेज में थे, आपने क्या सोचा होगा कि पॉडकास्ट करोगे कभी? कैसे हो गया, कहाँ से हो गया, क्यों शुरू हो गया ये अचानक से? अच्छा, कई लोग जब राहुल जी ने शुरू किया था उस समय उनके भी माइंड में थॉट होगा पॉडकास्ट शुरू करेंगे, उन्होंने क्यों नहीं शुरू किया? वाई इट हैपेंड विद यू? कोई इनका एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, मुसीबत आ रही है तो सारी की सारी मुसीबतें आ रही है, और किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो उसके साथ इतना अच्छा हुए जा रहा है कि वो मतलब जिस चीज़ को छू रहा है उसी को गोल्ड बना दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आप किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हो और तुरंत उसका फ़ोन आ रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो और प्रॉब्लम भी आ जाती है? यार इसी का एक बहुत ही अच्छा किस्सा हमारे साथ हुआ। हम कई सारे दोस्तों ने ना मिलने की बात सोची ऐसे एक दिन कि यार मिलेंगे, मूवी देखेंगे पुणे के अंदर। और जब हम मूवी देखने की बात कर रहे थे तो एक दोस्त की संडे को ड्यूटी लगा दी, तो वो बोले यार मैं नहीं आ सकता, आज तो मेरी ड्यूटी लगी हुई है। और हम सारे दोस्तों ने उसको कन्विंस किया, यार आ जा यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन छुट्टी मार ले। अरे नहीं नहीं, संडे को तो वैसे भी लिमिटेड स्टाफ होता है और आज ही मेरा संडे आया है तो मैं तो ले ही नहीं सकता। मैंने कहा बोल दे बीमार हूँ, बोल दे मतलब पेट ख़राब हो गया, ये हो गया, वो गया। झूठ बुलवाया उससे। अब झूठ बोल तो दिया भाई साहब ने। उसके बाद आ भी गया हमारे साथ मूवी देखने। जैसे ही हम मिले, लंच पे मिले, और वहाँ से यार कोई देख लेगा तो मैं मर जाऊँगा, मैं कोई देख लेगा तो मर जाऊँगा। हमने कहा कुछ नहीं होता, अब आ गया ना, अब चिल कर एंड एन्जॉय कर। लेकिन वो तो हर दूसरे मिनट में कोई आ गया तो। एंड जैसे ही हम लोग उस थिएटर के बाहर पहुँचे, सामने उसका बॉस खड़ा है। कहते हैं कि लॉजिक और मैजिक की बात करें तो अच्छा और बुरे की बात नहीं होती। आप देखो जिस तरह की आपकी वाइब्रेशन है वही आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। किसी की वाइब्रेशन लो है, किसी के पास, मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, किसी के पास 10,000 रुपये है तो वो 10,000 की चीज़ ही मार्केट से ले पाएगा। किसी के पास 1 लाख रुपये है तो 1 लाख रुपये की चीज़ ले पाएगा। आपके और मेरे लिए वो पैसा है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, भगवान की लेवल पे बात करें तो वो सारी सिर्फ एनर्जी का खेल चल रहा है। और मैं नहीं कह रहा, क्वांटम फिजिक्स कह रही है। तो मेरी जो वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन आज मैच हो गई, आज हम साथ में बैठे हैं। ये जब तक मैच रहेगी हमारी दोस्ती और बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आपकी और मेरी वाइब्रेशन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हम और पता नहीं मैजिकल काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी और वाइब्रेशन सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैच हुई तो थोड़ी देर के लिए गाना बज रहा है आपका और मेरा, और हो सकता है फ्यूचर में हम कभी भी ना मिले वापस, ऐसा पॉसिबिलिटी है। वाइब्रेशन का खेल है, किससे हम मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, कितने टाइम तक मिलेंगे, कितने टाइम तक नहीं मिलेंगे। इट्स ऑल प्योरली वाइब्रेशंस। तो मैं तो कहता हूँ जिसको भी अमीर बनना है, आप में से जितने भी लोगों को अमीर बनना है, सीधा है, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी की वाइब्रेशन क्या है वो अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू करो। उससे हर आदमी मुकेश अंबानी शायद नहीं बन पाएगा, लेकिन रिच ज़रूर बन जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि कई लोग हमसे भी पूछते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हो, आप अंबानी क्यों नहीं बने? मैंने वो वाइब्रेशन शायद कॉन्शियसली क्रिएट ही नहीं की, क्योंकि मैं ट्रेनिंग की वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग की दुनिया का बेस्ट बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर की दुनिया का बेस्ट बनना चाह रहा हूँ। सो आप जिस चीज़ को ऊर्जा दे रहे हैं, आप क्लोथिंग का ब्रांड डेवलप कर रहे हैं तो आप क्लोथिंग की ब्रांड के बादशाह बन सकते हैं। जो भी आप करेंगे, आप पॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो पॉडकास्टिंग की दुनिया के नंबर 1 बन सकते हैं आप। उस चीज़ पे हम, जिस चीज़ पे हम वाइब्रेशन देंगे उसी पे हमारी गेम होगा।
सो वंडरफुल। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये कॉन्सेप्ट, और मैं इसमें ज़्यादा डिग डाउन करना चाहूँगा। ज़रूर। एक थीम ले लेते हैं भूपेंद्र भाई इस पॉडकास्ट का, और वो थीम ये ले लेते हैं कि कोई एक बच्चा है, वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर कहीं ना कहीं जॉब्स भी करता है, उसके बाद बिजनेस करता है, और फिर शायद वो अगर अंबानी, अदानी या इस तरह के पैसे कमाना चाहता है, तो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या जो मैजिक की हम बात कर रहे हैं, इस पूरे पॉडकास्ट को ना एक मैजिकल पॉडकास्ट बनाते हैं, है ना। तो पूरी जर्नी जो है उसमें कैसे इस मैजिक को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या कहते हो आप? 100%। आई मीन अगर कोई बच्चे को 5 साल, 2 साल, 3 साल की उम्र से ही उन चीज़ों के बारे में जानकारी दे दी जाए, मैं वादा करता हूँ 15-20 साल का होते होते तो वो महीने के करोड़ों रुपए कमाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक यही केस पकड़ लेते हैं कि आज कोई बच्चा है, लेट्स से उसकी उम्र 10 साल है, उसको जब वो स्कूल में है तो कौन सी मैजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जब वो कॉलेज में जाएगा तो उसको कौन सी मैजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, फिर जॉब में आएगा तो कौन से मैजिकल, या फिर जैसे जैसे वो लाइफ में बढ़ रहा है तो एक उसका ना करियर पाथ बना देते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारी ऑडियंस है ना, उनको या तो ये पता चलेगा उनको फ्यूचर में क्या करना है, या उनको पता चलेगा यार पास्ट में शायद मैं क्या गलतियां कर चुका हूं जो मैं अब सुधार सकता हूं। तो 10 साल का बच्चा ले लेते हैं, लेट्स से उसका नाम है मोनू ट्री। तो एक कॉन्सेप्ट ये रखते हैं कि हमने मोनू जो है उसको अदानी अंबानी वाले जगह पे लेके जाना है, और मोनू आज 10 साल का है। अब 10 साल का है। लेकिन एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा भूपेंद्र भाई, बहुत सारे लोगों के पास ना पैसा है बट वो खुश नहीं है। तो मैं मोनू का जो रिचनेस है ना, उसको जस्ट फाइनेंशियल रिचनेस पे नहीं लाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मोनू जो है वो अदानी वाली जगह पे रहे, बट ही शुड बी, आई डोंट नो अदानी अंबानी हैप्पी हैं कि नहीं है, बट मोनू जो है ना वो जब फुलफिल्ड पहुंचे वो हाँ सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड, ही शुड बी एबल टू, ही शुड बी वेरी सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। हम तो राहुल जी कहते हैं कि अगर आप हैप्पी नहीं हो ना, फुलफिल्ड नहीं हो, फुलफिलमेंट का मतलब है कि आपकी लाइफ के सारे एरियाज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, या सारे एरियाज़ में एक मतलब बहुत पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं है, क्या करोगे, है ना। बहुत अच्छी हेल्थ है, रिलेशन नहीं है, क्या करोगे। बहुत बहुत अच्छे रिलेशन हैं लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, क्या करोगे। तो आई थिंक ओवरऑल लाइफ के हर और सब कुछ है, ये तीनों है, लेकिन सोशल लाइफ नहीं है। एक लेवल के बाद मैंने देखा है लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन नाम नहीं होता है उनका, तो वो कोशिश करते हैं यहाँ चंदा दे के मेरा नाम लिखवाते हैं, यहाँ पे वो भी एक बेकार है। सो आई थिंक एक बैलेंस जहाँ पे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लग्जरी, साथ ही साथ बड़ी सोच, आसपास के लोग, सोसाइटी, सब कुछ आपके साथ में हो तो एक आदमी का बैलेंस रहता है। तो बैलेंस की बात करेंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो स्कूल से शुरू करते हैं। डन। उसको स्कूल में कौन सी मैजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि वो वाइब्रेशंस जो है ना वो जनरेट होना शुरू हो जाए? जब एक छोटा बच्चा होता है ना, मैं कहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, उस बच्चे को खेलना सिखा दो, बड़ी चीज़ों से खेलना सिखा दो उसको, है ना। ऐसा बना दो, जनरली हमारा सोसाइटी क्या है कि एक बच्चे को सीरियस बना देता है, तेरे मार्क्स नहीं आए तू बेकार है, उसके पास देखो वो, उनके पास कितनी बड़ी चीज़, अरे वो बड़े लोग हैं उनकी चीज़ के पास नहीं जाते, अरे अपन तो एवरेज आदमी है। एक बच्चा कहीं किसी पड़ोसी के पास जाता है, मम्मा उनके पास तो इतनी बड़ी चीज़ थी, इतना बड़ा टीवी था, हमारे पास तो छोटा। बेटा तेरे पापा ईमानदारी से कमाते हैं, उनके पापा तो मतलब 2 नंबर का काम करते हैं। ऐसा कई बार बच्चे के मन में ही आ जाता है, या अरे वो बहुत बड़े आदमी है, कहीं वो बुरा ना मान जाए, नहीं उनके घर नहीं जाना, उनको छूना नहीं। मैं कहता हूँ बच्चे को ना सबसे पहली चीज़ खेलना सिखाओ, बड़ी चीज़ों के साथ। 5 स्टार होटल में बिठाओ उसको और ले जाओ उसको और उसको घुमाओ, भले चाय नहीं पिला सकते लेकिन उसको बोलो चल 5 स्टार होटल में घूम के आते हैं मस्त। अरे बेटा ये तू डिज़र्व करता है, ये तू डिज़र्व करता है, ये तू डिज़र्व करता है, तू रिच है, तू पावरफुल है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पापा पहले कभी कभी ऐसे ही मजाक में बोल देते थे, मैं कभी मायूस होता था ना तो मुझे मजाक में बोल देते थे तू सेलिब्रिटी है। अब जब मैं बड़ा हुआ ना, जब मैं कॉर्पोरेट्स में आया और मैं ये चीज़ें सीखने लगा, तो मेरे एक टीचर ने कहा बेटा तू तो सेलिब्रिटी है, मतलब उन्होंने कहा सेलिब्रेट करने लग जा फिर तू सेलिब्रिटी है। मैंने कहा वाह, बड़ी अच्छी डेफिनेशन मिल गई, जो सेलिब्रेट करेगा वो सेलिब्रिटी होगा। और मैं सेलिब्रेट करने लगा, मेरे को सेलिब्रेशन में इतनी अच्छी महारत हासिल हो गई थी कि मैं बहुत एनर्जी डाल देता था ऑडियंस के अंदर। और आज भी स्टेज पे जाता हूँ तो भगवान की कृपा से मुझे लगता है कि मेरे को जो फीडबैक मिलते हैं कि सर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो वो हैप्पीनेस के लेवल पे उठा देते हैं उस एनर्जी को।
मैं सेलिब्रेट करना सीख गया, और करते करते माइनर सेलिब्रिटी तो आज बन ही गए हैं। आज कई लोग लेते हैं, ऑटोग्राफ भी लेते हैं, फोटोग्राफ भी लेते हैं, सेल्फी भी लेते हैं। तो थैंक यू, मैं कहता हूँ भगवान को थैंक यू। तो ये देखिए, मेरे पिताजी ने एक शब्द कहा 10-20 साल पहले कि बेटा तू तो सेलिब्रिटी है, और मुझे अंदर से ये लगता है मैं सुपरस्टार हूँ। मैंने तो एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, मैं सुपरस्टार BSR, सुपरस्टार BSR। अब मैं कहता हूँ सुपरस्टार क्यों? क्योंकि मैं सुपरस्टार हूँ। एक बच्चे को, 10 साल के बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा कि तू सुपरस्टार है। शाहरुख खान नहीं है तेरा सुपरस्टार, वो एक्टर है। ओके, आमिर खान नहीं है तेरा सुपरस्टार, तू है सुपरस्टार। तेरे को तेरी जिंदगी के सारे दुख तुझे झेलने हैं, तू सुपरस्टार है। इस बच्चे को, 10 साल के बच्चे को मैं तो यही सिखाना चाहूंगा, बेटा तू सुपरस्टार है, जा 5 स्टार में, कोई बात नहीं अभी पैसे नहीं है, तू भी राजा की तरह बैठ उस सोफे के ऊपर। तेरे पास पैसा नहीं है, चल पिताजी के साथ मर्सिडीज में घूम के आएंगे। कैसे? मर्सिडीज के शोरूम में जाएंगे, कार में बैठेंगे, इंजॉय करेंगे, 5 मिनट के लिए इंजॉय करेंगे। उस बच्चे को टीच हिम टू हैव फन। उसको बोलिए कि तेरे को कौन सी कार चाहिए, लगा दे काट के, और बार बार बोल मेरे पास ये कार है, 10 बार बोल, खेल खेल में बोल तेरे पास छोटी कार भी है ना, खिलौने वाली भी कार है, तो अरे चलो मम्मी आपको BMW कार में घुमा के लाता हूँ, अरे मम्मी चलो आपको हेलीकॉप्टर में घुमा के लाता हूँ, पापा चलो तो सही मेरे साथ बैठो तो सही, आपको कौन सा बंगला चाहिए। मैंने मेरे बेटे को ये जब चीज़ें सिखाई तो उसने, एक गेम होता है पता नहीं कौन सा, उसको क्या बोलते हैं, रोब्लॉक्स या कुछ ऐसा, उसने एक दिन मेरे लिए एक बहुत प्यारा सा, पापा मैंने इतना बड़ा पैलेस बनाया आपके लिए, चलो मैं दिखाता हूँ, और एक एक कमरे में ले जाके मेरे को गेम में ही कंप्यूटर पे। क्योंकि जब बच्चों को ये चीज़ें हम सिखाते हैं तो उनके माइंड खुलने लगता है। नहीं तो एक 90% एवरेज मेंटालिटी के लोग या मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग अपने बच्चे की इमेजिनेशन को बांध देते हैं। देखिए सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। आज मैं भले आज कम कमा रहा हूँ या ज़्यादा कमा रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूँ कल को मैं क्या हेलीकॉप्टर खरीद सकता हूँ? 100% खरीद सकते हो। पॉसिबिलिटी है क्या? है। जो भी बच्चा आज 10 साल का है, क्या पॉसिबिलिटी है वो अंबानी बन सकता है? यस। क्या पॉसिबिलिटी है वो वॉरेन बफेट बन सकता है? यस। क्या पॉसिबिलिटी है वो बिल गेट्स बन सकता है? यस। क्या पॉसिबिलिटी वो नरेंद्र मोदी बन सकता है? यस। क्योंकि वॉरेन बफेट भी जब 10 साल का था तो थोड़ी पता था कि वॉरेन बफेट बनेगा, या नरेंद्र मोदी जब 10 साल का था तो थोड़ी पता था प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ भाई। तो वो जो बच्चा आज 10 साल का है, पेरेंट्स को यही मान के करना होगा कि हमारा जो बच्चा है वो प्रधानमंत्री बनने के लायक है। और स्कूल के टीचर्स को भी ये वातावरण बनाना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ स्कूल के टीचर्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बट पेरेंट्स को तो ज़रूर बनाना चाहिए। हर पेरेंट मेरी ये बात सुने, आपका बच्चा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मिलियनेयर, बिलियनेयर, सुपरस्टार, डुपरस्टार, मेगा स्टार, अल्ट्रा फेमस, सब कुछ है आपका बच्चा। आप मानना शुरू कर दो उसको, ऐसा मानना शुरू कर दो। और उसको ये भी सिखाओ कि जितना ऊंचा जाएगा बेटा उतनी प्योर एनर्जी होनी है तेरी, तो उतना ज़्यादा हम्बल भी हो जा, उतना ज़्यादा पोलाइट भी हो जा, उतना ज़्यादा भक्ति भाव में भी आ जा। तो 10 साल के बच्चे को अगर आपको सिखाना है तो 10-15 चीज़ें सिखाइए। पहला, उसको लेट हिम हैव फन विद द बिगर थिंग्स, बिगर ड्रीम्स। और जैसे ही वो कोई बड़ी बात करे तो उसके ड्रीम को फ्यूल करो, ना कि इतनी बड़ी बात मत कर, पहले मार्क्स ला के दिखा फिर मानूंगा। अरे हो सकता है आपका बच्चा बंदर है तो वो पेड़ पे तेजी से चढ़ेगा, तुम उसको मछली बना रहे हो कि पानी में तेजी से तैर के दिखा। या हो सकता है आपका बच्चा शार्क है तो वो पानी में तेजी से तैर लेगा, राजा है वो समुद्र का, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं पेड़ पे चढ़ के दिखा तो ही मानूंगा। तो अल्टीमेटली पहले तो उस बच्चे को लेट हिम हैव फन विद बिगर थिंग्स, उसके ड्रीम्स को फ्यूल करें। नंबर 3, उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़े ही जोड़ें। सुबह उठते ही उसको बोले हनुमान चालीसा पढ़, या तू नमाज पढ़, या तू जो भी करना है। स्पिरिचुअलिटी में जो ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कहती है तुम भगवान का अंश हो, तुम परमात्मा का अंश हो भाई, तुम सर्वशक्तिमान हो। मैं तो जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स को पढ़ा वो सब ये कहते हैं तुम्हें भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भगवान को जानने की ज़रूरत है। तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है कि तुम कौन हो, बस भगवान मिल जाएंगे। जैसे जैसे तुम जान जाओगे तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या हो, तुम्हें भगवान मिलने ही मिलने, तुम दुनिया के सर्वशक्तिमान लोग हो जाओगे। तो आप स्पिरिचुअलिटी से बच्चे को जोड़ें। तीसरी चीज़, फिर बच्चे को गोल्स बनाना सिखाएं कि भाई आपको जो भी चीज़ चाहिए काट काट के लगाते रहो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वही आपके माइंड में परमानेंट होता है, वही आपका माइंड बार बार अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा आप वातावरण बना दो उस बच्चे के आसपास, और फिर देखो आप मिरेकल्स ही मिरेकल्स होंगे, मैजिकल लाइफ होगी उस बच्चे की। ओके, तो मोनू को हमने ये सब करा जी। अब मोनू कॉलेज में आ गया है, तो Correct. कॉलेज में कुछ अलग करना रहेगा या वही सेम चीज़ें चले? कॉलेज में मोनू को 6-7 चीज़ें और करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले संगत कौन सी चुन रहा है मोनू। अगर मोनू को ये एनवायरनमेंट मैंने दे दिया, लेकिन संगत उसकी है चलना है मूवी देखते हैं, अरे चलना है यार, छोड़ना गर्लफ्रेंड बनाना, क्या मतलब है यार कि क्या है, चल पार्टी करते हैं, बियर पीते हैं, मस्त रहते हैं। अब मोनू को जैसे ये संगत मिल गई तो मोनू धीरे धीरे क्या कहेगा, मोनू का
एक ही संस्कृति बन जाओगे, खाओ पियो ऐश करो। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता कि आपने सिर्फ फन कर लिया सारा और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया। दो चीज़ों के बेस पे काम करता है ये। पहला, आपने क्या सोचा, ठीक है, तो हमेशा ये होता है कि बैठ के अच्छा सोचो, विजुअलाइज करो, गोल्स लिखो, तो ये क्या सोचा। दूसरा है कर्म, आपके कर्म कैसे हैं, आपके कर्म सारे उल्टे रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिन भर सोच रहा हूँ मेरे पास करोड़ों आए करोड़ों आए करोड़ों आए, लेकिन कर्म मेरे हैं कि जहाँ पे भी करोड़ों कमाने के लिए कुछ सीखना है मैं कहूँ नहीं सीखूंगा, जहाँ पे भी करोड़ों कमाने के लिए कुछ किताब पढ़नी है मैं कहता हूँ नहीं यार किताब बोरिंग है, पार्टी करते हैं बस। तो शायद करोड़ों आने का रास्ता आप रोक रहे हो। तो कहते हैं कि हर चीज़ कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। जैसे एक रथ में अगर 6 घोड़े जोत दिए जाए तो सारे के सारे एक दिशा में जाने चाहिए, वैसे ही हमें अपनी सारी एनर्जी को एक दिशा में लगाना है। तो मोनू की एनर्जी जब वो कॉलेज में है तो बहुत सेंसिटिव एनर्जी है मोनू की। उस समय मोनू को क्या करना पड़ेगा, ही विल हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट ही थिंक्स, व्हाट ही डज, व्हाट काइंड ऑफ अ कंपनी ही हैज़, व्हाट ही ईट्स एंड हाउ ही बिहेव्स। अब मोनू उस समय कॉलेज में सोच रहा है यार कूल होना चाहिए, देखो वो लड़का सिगरेट पी रहा है, उसके लंबे बाल हैं, स्टाइलिश बाइक है, ये ज़बरदस्त एनर्जी, यही चाहिए बस। तो मोनू को शायद वो मिल जाएगा, लेकिन मोनू वहाँ नहीं पहुँच पाएगा जहाँ अंबानी है। अब अंबानी बनना है तो मोनू को क्या करना पड़ेगा, धीरू भाई अंबानी की तरह। अरे यार अपनी तो रिच एनर्जी चाहिए, रिच एनर्जी के लिए चलते हैं, ये सब इनको छोड़ते हैं। रिच लोग कहाँ मिलेंगे, रिच लोग मिलेंगे किसी सेमिनार में, चलो सेमिनार में चलते हैं। रिच लोग मिलेंगे किसी वेबिनार में, चलो वहाँ चलते हैं। रिच लोगों से रिलेटेड कौन सा वीडियो है वो, क्योंकि अगर मोनू की संगत गलत हुई तो वो क्या करेगा, मुन्नी बदनाम हुई ये देखेगा, वो शीला जवान हुई वो देखेगा। लेकिन मोनू की एनर्जी अच्छी हुई तो मोनू इस पॉडकास्ट को देखेगा। तो मोनू कौन सी संगत में है, मोनू उस समय क्या सोच रहा है, मोनू को कंसिस्टेंटली उसका एनवायरनमेंट क्या फीड कर रहा है। तो मोनू को हमें 10वीं क्लास से ही या 10 साल का जब मोनू है तब से ही हमें मोनू को बताना पड़ेगा, मोनू भाई सुनो, अपनी एनर्जी को चेक करो। तुम्हें कोई भी चीज़ रहने के बाद ज़िंदगी भर तुम्हारी एनर्जी कैसी रहेगी, थिंक लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट कहता हूँ, मोनू को विजन बनाना पड़ेगा या डिस्कवर करना पड़ेगा कि मुझे 10 साल बाद ऐसी ज़िंदगी चाहिए, अंबानी बनना है। 15 साल बाद, 10 साल के बच्चे को तो शायद पता नहीं है अंबानी कौन है, अडानी कौन है, लेकिन मोनू को अब कॉलेज में पता है कि अंबानी कौन है। तो मोनू को यही है, एक ही चीज़ सिखानी है, अंबानी बनना है, अंबानी बनने का फॉर्मूला, ठीक है, और एवरेज बनना है, एवरेज बनने का फॉर्मूला। और मोनू को एक सिंपल चीज़ अगर हमने सिखा दी कि भाई जानबूझ के बनना पड़ेगा अंबानी, अनजाने में तू कुछ भी बन जाएगा। तुझे कुछ भी बनना है तो चलेगा। जैसे 95% से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे, क्योंकि वो वही कॉलेज में भटके हुए मोनू हैं या उनके वातावरण के वो प्रॉब्लम्स है। तो अगर ये मोनू भाई हमारा इसको समझ आ गया, अंबानी बनना है तो अंबानी का फॉर्मूला, तो अंबानी पॉजिटिव सोच लिया, बड़ी सोच लिया सब। अब बड़ी सोच के हिसाब से एक्टिविटी कि भाई मैं तो बिजनेस ही करूँगा। तो जहाँ उसके बाकी के सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, उसने कहा मेरे को नौकरी के इंटरव्यू में ही नहीं बैठना। लेकिन मोनू के फादर मदर क्या कहते हैं, नहीं तेरे को सिक्योरिटी चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, सरकारी जॉब। मोनू तेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अब मोनू चाहता है अंबानी बनना, पेरेंट्स ने उसको अलग डायरेक्शन में भेज दिया। तो यहाँ पे मोनू के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी समझना होगा कि अगर अंबानी बनाना है तो फॉर्मूला पहले दिन से अंबानी बनने का होना चाहिए, भले छोटा ही सही, कपड़े का सही, पेट्रोल पंप पे काम करना सही, बिजनेस सिखाना पड़ेगा। उसके लिए बिजनेस की किताबें पढ़ेगा मोनू। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे जो 11-12 साल के, 13 साल के हैं और आज 1 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं। बिजनेस बना दिया क्योंकि उनके पेरेंट्स उतने अवेयर थे कि वो जब वो 4-5-6 साल के थे ना, तब से उनको बिजनेस की सीख देना या मर्जी से तू कर बेटा, अपनी ज़िंदगी में तू जो करना चाहता है वो कर, इस तरह की चीज़ें दे दी। एंड दैट वाज वेरी नाइस। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें करनी होगी। ग्रेट, बहुत ही एक्साइटिंग सा प्लान लग रहा है मुझे। लग रहा है ये तो अगर कोई फॉलो करेगा तो ऑनेस्टली वहाँ पे पहुँच ही सकता है। पहुँचना ही है, क्योंकि राहुल जी आदमी प्रॉब्लम ये है कि उल्टी गंगा बहाता है और कहता है कि मैं सही जगह क्यों नहीं पहुंच रहा हूँ, मेरे को पैसा क्यों नहीं आ रहा है। अरे तूने पैसा कमाने के लिए जो करना चाहिए वो तो कर ही नहीं रहे। जैसे 90% लोग जॉब में हैं और जॉब में होके पूछते हैं करोड़पति कैसे बनेंगे। कौन सी जॉब करोड़ों दे रही है? 1-2 को दे भी दिया तो वो हार्वर्ड एजुकेटेड है या वो IIM एजुकेटेड है। आप हो नहीं IIM एजुकेटेड, आप हो नहीं हार्वर्ड एजुकेटेड और आप कह रहे हो करोड़ रुपए कमाने। तो करोड़ रुपए तुम नौकरी से बचा बचा के नहीं कमा पाओगे, और कमा भी लिए तो बहुत साल लग जाएंगे। तुम्हें बिजनेस ही करना पड़ेगा, तुम्हें इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा। और नौकरी से छोटा छोटा बचा के जो इन्वेस्टमेंट करके आप सोचो कि रिच बन जाओगे, वो भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए बिजनेस तो चाहिए ही चाहिए, ये तो 101% फैक्ट है। ओके, मोनू ने कॉलेज कर लिया,
अब शुरू में कुछ साल जॉब कर ले लर्निंग के लिए, या वो भी ना करे? जॉब को जॉब की तरह ही नहीं लेना है मोनू को। मोनू कहीं पे भी काम करे, मोनू को एक ही कैप पहन के काम करना है। मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं ज़बरदस्त बिजनेसमैन हूँ। तो मोनू मान लो मेरे पास जॉब करने आया क्योंकि मोनू को अरबपति बनना है, या राहुल जी के पास जॉब करने आया क्योंकि मोनू को अरबपति बनना है। मोनू इस माइंड सेट से आना ही नहीं चाहिए, अरे मैं तो जॉब में हूँ। मोनू एक ही चीज़ के बेस पे आना चाहिए कि जो चीज़ राहुल जी ने 10 साल मेहनत करके सीखी, वो चीज़ मैं राहुल जी के साथ रह के 1 साल में कैसे सीख जाऊँ। मोनू को लर्निंग स्कूल में आना है एक तरह से। वो एक ही माइंड सेट रखे कि मैं तो बिजनेस करने जा रहा हूँ। मान लो वो आपके पास जॉब के लिए आया है या मेरे पास जॉब के लिए आया है। अब आपने ये बिज़नेस बिल्ड किया है, 5-6 साल 10 साल की मेहनत लगा के आपने ये बिज़नेस बिल्ड किया है। मोनू का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि जब मैं राहुल जी के पास जाऊँ ना, तो राहुल जी ने जो 6 साल में किया है ना, मुझे 15 महीने में या 10 महीने में या 1 साल में सीख के आना है। राहुल का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इस कंपनी का CEO हूँ जब वो अंदर आए तब। अब जब वो उस माइंडसेट से काम करेगा तो वो राहुल जी की तरह काम करेगा, तो वो हर चीज़ को फटाफट सीख लेगा। उसको भले राहुल जी ने काम सिर्फ कलेक्शन का ही क्यों ना दिया हो, लेकिन कलेक्शन के साथ साथ वो कहेगा सर मैं और भी, अभी कलेक्शन तो मैंने जल्दी खत्म कर लिया सर, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो मेरे को, और भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। उल्टा करती है दुनिया, अरे यार काम पे जा रहा हूँ, मेरा तो कलेक्शन का काम है, मैं दूसरा काम क्यों करूँ, मेरे को दूसरा काम क्यों बोल दिया। तो अगर राहुल एक माइंडसेट से जाएगा कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ और एक बिजनेसमैन को ऑलमोस्ट सब कुछ करना पड़ता है, तो वो जल्दी सीखेगा, फास्ट सीखेगा। अब देखिए मुझे सेल्स करनी नहीं आती थी, लेकिन बिजनेस मेरा है तो मैंने सेल्स करना सीख लिया, चाहे साम दाम दंड भेद कैसे भी सीखा। तो राहुल को भी यही टोपी पहन के इस बिजनेस में आना पड़ेगा। तो राहुल जॉब करे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मोनू जॉब करे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन मोनू एक एंटरप्रेन्योर की कैप पहन के जॉब करे कि ये जो जॉब मैं कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अंबानी बनना है। तो धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप की जॉब करी, ठीक है, लेकिन उनका हमेशा ये रहा कि यार कैसे कमाया जा सकता है, ये पेट्रोल पंप इतना बड़ा कैसे बन रहा है। ओके, उन्होंने कपड़े के व्यापारी के यहाँ जॉब करी, उन्होंने कहा यार ये कपड़े मैं बेचता रहूँगा तो कैसे होगा, मैं खुद की मिल क्यों ना लगाऊँ। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें इतनी जल्दी सीख ली कि खुद की मिल लगाई। तो आई थिंक ये माइंडसेट होना चाहिए जब भी आप जॉब पे जाएं तो। वंडरफुल। तो मोनू स्कूल में वाइब्रेशंस क्रिएट करना स्टार्ट किया, करेक्ट, कॉलेज में चला गया, कॉलेज में गर्लफ्रेंड्स की तरफ फोकस ना करके, गर्लफ्रेंड्स बोल रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है हैविंग अ गर्लफ्रेंड इज नॉट अ बैड थिंग, हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। वाई वहाँ पे अगर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं ना जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है। हाँ, तो गर्लफ्रेंड कैन ऑल्सो बी समबडी हु मोटिवेट्स यू। एब्सोल्युटली, इफ यू हैव राइट पीपल अराउंड यू। हाँ, तो उसने अच्छा कॉलेज में माइंडसेट रखा कि यार मेरे को आगे क्या करना है। फिर वो जॉब में गया, जॉब में जाके जहाँ पे भी उसने कंपनी ज्वाइन करी वहाँ पे उसने एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ काम करा कि भाई मेरे को जो काम मेरे अभी जो CEO है या जो अभी ओनर है फर्म के, उन्होंने 10 साल में करा है, मेरे को 1 साल में करना है। उसने ये कर लिया, अब वो बिजनेस में स्विच करता है। तो अब ये जो मैजिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उसको अपने बिजनेस वाले जर्नी में कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। मैं कहता हूँ एक बिजनेसमैन का तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए मैजिक क्या है, वाइब्रेशन है ना। ये ब्रह्मांड का सारा क्वांटम फिजिक्स के साथ हिसाब से बोले तो हर चीज़ एनर्जी है। मैंने अपने बिजनेस में नोटिस किया, आपने किया कि नहीं किया एक बार बताइएगा। जब भी मेरी एनर्जी पर्सनली थोड़ी हाई होती है, जब मैं बहुत हैप्पी मूड में होता हूँ, जब मैं एक फ्लो की स्टेट में होता हूँ कि यार कर लेंगे सब यार, टेंशन ना लो, तो पता नहीं मिरेकल्स हो जाते हैं बिजनेस में, बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं। और जब भी मैं ऐसी स्टेट में गया हूँ यार कुछ हो ही नहीं रहा है, अरे यार चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, अरे क्या करें यार, जो भी ट्राई कर रहे हैं चल ही नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, तू भी काम नहीं कर रहा, तू भी नहीं काम कर रहा, मैं ब्लेम गेम में जब चले जाता हूँ तो पता नहीं ऐसे पूरा बिजनेस ऐसे सिकुड़ सा जाता है। क्या आपने ऐसा नोटिस किया राहुल जी कभी कभी? बिल्कुल। तो एक बिजनेसमैन को क्या करना है, जो हम अपनी वर्कशॉप्स में भी बिजनेसमैन को सिखाते हैं, मैंने कहा सबसे पहले सुबह सुबह जाओ ना, आपकी पूरी टीम को इकट्ठा करो और उनको 5-10 मिनट के लिए एक ऐसी डोज दो जिसमें कि वो लोग बड़ा सोच सकें और वो गर्व फील कर सकें आपकी कंपनी में आने से। तो मैं उनको कहता हूँ कि उनको सबको एक ही चीज़ याद दिलाओ कि भाई हम सब यहाँ एक डिवाइन कनेक्शन से जुड़े हैं, इत्तेफाक नहीं है। आज का दिन आप और हम आ गए हैं यहाँ, आप हो सकता है ज़िंदगी में आपको भी आगे बढ़ने का हक है, आप कभी कहीं और काम करोगे, खुद का बिजनेस डाउन खोलोगे, सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है, लेकिन आज यहाँ आए, आज पूरा दिन इसको मंदिर समझ के काम करें।
तो मैं तो कई बिजनेसमैन को मैंने ये प्रैक्टिसेस करवाई कि सुबह आते ही प्रार्थना करवाओ सबको साथ मिलके, कोई अच्छा विजन सब लोग मिलके बनाओ। जैसे हमारे एक बिजनेसमैन हैं, उनका नाम है RM गायकवाड़ सर, एंड इनकी कंपनी थी गोविंद एंटरप्राइजेस। छोटा सा बिजनेस था, 1.5-2 करोड़ के आसपास का। मैंने उनको जब ये सब चीज़ें शेयर की, मैंने कहा सर कमा के कौन दे रहा है? आपकी टीम कमा के दे रही है। और आप टीम को, जब मैं उनके ऑफिस गया तो सब कुछ बिखरा हुआ, अजीब सा। मैंने कहा सर ये तरीका है आपकी टीम के लिए? आप तो AC केबिन में बैठे हो ऊपर और टीम दिन भर इस गंदगी में बैठी है। मैंने कहा इसको साफ़ करवाओ, सब कुछ करवाओ। फिर उनको धीरे धीरे सिखाया। मैंने कहा टीम के साथ, टीम भी तो आप ही का बच्चा है। आप 8 करोड़ का बिजनेस कर लोगे तो कौन करेगा? टीम ही करेगी ना। उसमें से आप 80 लाख रुपए घर ले जाओगे 10% के प्रॉफिटेबल, 70 ले जाओगे तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? बोले नहीं। तो मैंने कहा 10 लाख रुपए उसमें से टीम पे खर्च करो। अगर आप 8 करोड़ पे चले जाओ, अभी 2 करोड़ में 20 लाख ले जा रहे हो, 20 की जगह 19 लाख ले जाओ। RM गायकवाड़ सर ने मेरी बातें पकड़ ली। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, इनको ना इंग्लिश आती है ना इनको पूरा हिंदी आता है। ये एक बिल्कुल महाराष्ट्र के गांव से व्यक्ति है जिन्होंने आके छोटा मोटा ग्राइंडर वगैरह लेके अपनी कंपनी चालू कर दी थी। जब उन्होंने ये सारी चीज़ें मैजिक प्रैक्टिसेस चालू की, तो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1, टीम के साथ शुरू में आओ और पहले अपनी कंपनी की वाइब्रेशन को बढ़ाओ। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 2, जो अपने लिए कर रहे हो उसका थोड़ा अंश टीम के लिए भी करो। तो जैसे आप 5 स्टार होटल में जा रहे हो महीने में एक बार, टीम को भी लेके जाओ साल में एक बार। ठीक है। RM गायकवाड़ सर ने ये छोटी छोटी मैजिक प्रैक्टिसेस पकड़ी और उन्होंने क्या किया, अपनी सारी टीम को 3 महीने में एक बार वो 5 स्टार होटल में डिनर करवाने ले जाते हैं। ठीक है। और फिर जो भी अच्छा कर रहा है उसको अवार्ड दे दो। आप कहीं पे भी अटक गए हो तो उसको पॉजिटिवली देखो। RM गायकवाड़ सर का आज बिजनेस 25 करोड़ रुपए पे है और वो कहते हैं सर अब तो मैं मतलब इतना खुश हूँ, मेरी सारी टीम की फैमिलीज़ ने तक 5 स्टार होटल्स घूम ली है। तो सी द मैजिक, कितना वो आदमी ने पहले बिजनेस बिल्ड किया और पहले 10-15 साल में वो सिर्फ 2 करोड़ तक आ पाया और पिछले 5-6 सालों के अंदर वो आज 25 करोड़ पे है और ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ। और एक बिना पढ़ा लिखा आदमी ये सब कर पा रहा है, तो पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी कितना कर पाएगा सोचिए आप। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करता है, खुद के बच्चे की शादी पे तो 2 करोड़ खर्च करेगा और स्टाफ मेंबर्स की शादी होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? और हो भी रही है तो अरे तेरे को क्यों चाहिए पैसा ज़्यादा, 5 लाख रुपए क्यों चाहिए? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि एक बार मैं जब जॉब में था, मैंने कहा सर अभी बहुत टेंशन में हूँ। क्यों? अरे बहन की शादी, कितना रुपया लगेगा? मैंने कहा 20 लाख। 20 लाख क्यों खर्च करना है? 3 लाख रुपए में हो सकती है शादी। मेरी नहीं होगी, मेरे घर वालों का जो स्टैंडर्ड है या हमारे घर परिवार में जो चल रहा था उस समय, उसके हिसाब से नहीं करनी थी। आज तो खैर मुझे शादी का पैसा फिजूल खर्ची लगती है, लेकिन फिर भी मैं मेरे पिताजी या माताजी को उस समय कन्विंस नहीं कर सकता था और उस समय मुझे भी लगता था कि यार ये मिनिमम है जो हमें करना है। तो आज एक तुम्हारे बच्चे की शादी 2 करोड़ में, उसकी शादी क्यों 3 लाख में होनी चाहिए? तुम्हें बल्कि उसको बोलना चाहिए कि तेरी बच्चे की शादी में कितना लगेगा, 20 लाख। चल मैं तेरे को तरीका बताता हूँ, ये सारी चीज़ें कर, तू 20 लाख कमाएगा। तो इतना धंधा ला के दे दे, तू 20 लाख कमाएगा। फेवर भी मत करो कि हाँ जो 2 लाख रुपए कमा रहा है उसको सीधा 20 लाख दे दिया, ऐसा भी मत करो, लेकिन उसको तरीका बताओ, उसके लिए तरीका ढूंढो आप। और जब आप ये करोगे तो आप मैजिक हो जाएगा। कल ही हमारे एक बिजनेसमैन फ्रेंड के साथ बैठा था, तो हमें मैजिक की बातें कर रहे थे, बोलते सर सच में होता है सर। तो वो आए थे मेरे पास कल कंसल्टिंग के लिए कि सर पिछले साल भर से पैसा ही नहीं आ रहा है बिज़नेस में, और जहां हमारा उधारी है, जहां मार्केट से 3-4 करोड़ आना है, लेकिन इस महीने आया 6 लाख। सर सैलरी देना भारी पड़ रहा है, क्या करें? मैंने कहा सोचो कि आपने कौन से बीज बोए जिसके कारण ये हुआ। बोले सर ऐसे बातें बातें में उन्होंने एक चीज़ कही, सर मैं पिछले 1 साल से जब भी अकाउंटेंट से या मेरे छोटे भाई से पूछता था कितना पैसा आया, आज कितना पैसा आया भाई अकाउंट में? सर पैसा तो आया ही नहीं, सर पैसा तो आया ही नहीं, सर पैसा तो आया ही नहीं। जबकि मैं बाद में उनसे पूछता था कितना आया है, बोले 10,000 आया। तो बोले तू 10,000 आया ये बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है पैसा तो आया ही नहीं? अब जब वो बार बार बोल रहे थे पैसा तो आया ही नहीं, पैसा तो आया ही नहीं, पैसा श्रिंक होते 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 आज 1 साल बाद उनकी हालत ये है कि सैलरी नहीं दे पा रहे। अब मैंने कहा उल्टा बोलो, पैसा आ रहा है, अबंडेंस में आ रहा है, नए आइडियाज़ आ रहे हैं। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास दिन में आता है, रात में आता है, अंधेरे में आता है, उजाले में आता है। बार बार बोलो पैसा तो आ रहा है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और हकीकत तो ये है कि रोज़ आ रहा है आपके पास, कभी 10,000 आ रहा है, कभी 2,000 आ रहा है, कभी 20,000 आ रहा है, कभी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी आ रहा है। बोले पैसा आ रहा है, फिर भी आप बोल रहे हो पैसा नहीं आ रहा, तो पैसे को बुरा लगेगा ना। मान लो पैसा यहाँ बैठा है और मैं आया हुआ है, मेरी पॉकेट में बैठा है, फिर भी मैं गया हूँ पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा, तो पैसा जो पॉकेट में बैठा है वो भी कहेगा मैं भी जाता हूँ,
तेरे को ग्रेटिट्यूड तो है नहीं, मैं बैठा हूँ तेरी पॉकेट में फिर भी तू थैंक यू नहीं बोल रहा। तो एक बिजनेसमैन को थैंक यू बोलना चाहिए, अपनी टीम को संभालने के लिए एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए, खेलना चाहिए, उनको उनका वातावरण को एनर्जाइज करना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए, उनका सबसे बड़ा दुख क्या है उसको समझना चाहिए, उनका दुख वो बयान करे उससे पहले ही उनको उस दुख के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे हमारी टीम के एक बंदे की शादी होने वाली थी, तो मेरे को पता था उसके पास पैसा कम है, शादी होने वाली है, मेरे को पहले से ही आइडिया है और मैं देख रहा हूँ उसकी बॉडी लैंग्वेज की वो थोड़ा अपसेट है, टफ है। जाके उसको थोड़ी बहुत जो भी हम मदद कर सकते थे अपने हिसाब से, उससे ज़्यादा कि बिना उसके मांगे मदद कर दो ना। मदद तो वो मांगने आएगा, तुम तो डर रहे होगी यार वो 50,000 ना मांग ले, अरे उसके घर में शादी है, अरे उससे बात नहीं करते हैं, उससे मिलते नहीं है, कहीं वो 25,000 ना मांग ले, कहीं वो 1 लाख ना मांग ले। लेकिन मैंने जब देखा कि ये प्रॉब्लम चल रही है उसकी लाइफ में और अगर मैं हेल्प नहीं करूँगा तो देन हु विल हेल्प, राइट। मेरे पास आज हेल्प करने के लिए राहुल जी जैसे 10 दोस्त होंगे, लेकिन उसके पास तो मैं ही हूँ, तो अगर मैं हेल्प नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो एक बिजनेसमैन को ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, उसको समझना चाहिए जितना वो देगा उतना आएगा। तो मेरा एक मंत्रा भी है, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। हाँ, बेवकूफ़ ना बने, ऐसा नहीं कि आप हेल्प करने जा रहे हैं और कोई अनवांटेड कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया है कंपनी को या टीम मेंबर्स को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी टेंडेंसी गलत है, उसको भी आप हेल्प कर रहे हो। यहाँ पे डेफिनेटली यू विल हैव टू बी ए बिट चूजी आपको, लेकिन आपकी टीम को उतना ही दर्जा देना है जितना आप अपनी फैमिली को देते हो। वंडरफुल, आई थिंक। तो भूपेंद्र भाई फिर से मोनू पे आते हैं जी। अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मोनू ने काम धंधा सेट कर लिया है, अपनी टीम मेंबर्स को खुश रख रहा है और अपना एक अच्छा सिस्टम बना के बिजनेस बना लिया है। ट्रू। अब हम मोनू को लेके जाएंगे अदानी अंबानी वाले फ्रेम में। छोटा, ये मैं क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो ज़्यादातर ऑडियंस है ना, वो ऐसे लोग हैं जो या तो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या करके बैठे हैं और उसको बहुत बड़ा करना चाहते हैं। लेट्स से कुछ की दुकानें हैं, कुछ के शोरूम्स हैं, कुछ के ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। अब वो उसको ना स्केल अप करना चाहते हैं, स्केल अप करके उस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं कि इंडिया में ना उनका नाम हो। ठीक है, तो एक बने बनाए बिजनेस में स्केल करना है मोनू को, उन 10-15 लोगों में आना है जिनके नाम सब लोग जानते हो बिजनेस में। तो उसके लिए मोनू को क्या करना पड़ेगा? ये मैं कहूँगा कि यहाँ अब मोनू को बहुत काम करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम नहीं होगा, यहाँ तो स्ट्रैटेजीज चाहिए होगी। लेकिन मोनू को मैं आज भी कहूँगा कि मैजिक को नहीं छोड़ना है। मैं कहता हूँ कि देखिए 1% to 10% स्ट्रैटेजी ठीक है, 90% तो मैजिक ही होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैजिक? यहाँ मैं मोनू को कहूँगा, मोनू भाई तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए कि भाई मार्केटिंग करवाना है और उसके लिए तुम्हें अब पैसा भी है तुम्हारे पास, मार्केटिंग की बेस्ट एजेंसी हायर करो, गोल्स बनाओ और जो मार्केटिंग की बेस्ट एजेंसी हायर करो, पहले से ही अपने माइंड में क्लियर रखो कि ये एजेंसी मुझे 10 करोड़ 100 करोड़ लोगों तक ले जा रही है, ठीक है। और उसमें भी तुम्हारे माइंड में एक क्लैरिटी रखो कि इतना पैसा मैं खर्च कर पाऊँगा। और उस एजेंसी को बोलो मुझे ये 2 कंडीशंस चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल मोनू को मास्टर करना पड़ेगा, वो है जितनी क्लैरिटी से आप मांगोगे उतना ही यूनिवर्स आपको देगा। अब मोनू चला गया एक मार्केटिंग एजेंसी के पास, मार्केटिंग एजेंसी को मोनू के माइंड में क्लैरिटी नहीं है, यार मेरी ब्रांड है इसको फैलाना है। मार्केटिंग एजेंसी कहेगी अरे ये हम तो फैला देंगे, टेंशन मत लो, ये भी हमारा क्लाइंट वो भी हमारा क्लाइंट। नहीं, मोनू को ऐसे रैंडमली नहीं जाना है। मोनू का स्पेसिफिक एजेंडा, मुझे 10 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मुझे इतना काम करना है, कैन यू डू दिस? फिर वो एजेंसी कहेगी यस, मोनू कहेगा गिव मी ए प्लान। अब यहाँ मोनू जितना स्पेसिफिक होता जाएगा, कहते हैं स्पेसिफिक इज टेरिफिक, आस्क बिलीव एंड रिसीव। और मोनू को हर जगह पे ये मानना है कि मेरा काम है आस्क, मेरा काम है उस एड एजेंसी को या मार्केटिंग एजेंसी को सिर्फ एक टारगेट दे देना, फिर वो अपने आप फॉलो करेंगे और उस टारगेट के प्रति उनसे रोज़ बात करते रहना। तो मोनू हर बार जब भी अब उनसे बात करेगा, मोनू कहेगा ये तो हो चुका है और उनको सर 10 करोड़ लोगों तक पहुंचना है मुझे, विल यू बी एबल टू डू दिस? येस, वेयर इज़ द प्लान? दिस इज़ द प्लान। और फिर मोनू को उल्टा भी सोचना है कि ऐसा सोच के चलना है, वो नहीं कर पाएंगे। वो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फेलियर हो सकता है। तो मोनू को अपने गोल के प्रति अश्योरेंस के लिए उनसे पूछेगा ये गलत हो गया तो वो कहेंगे इसके लिए हम ये करेंगे, ये गलत हो गया तो ये करेंगे।
जैसे जैसे सारे लूप्स सील होते जाएंगे, मोनू को श्योरिटी आती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मोनू की एनर्जी बढ़ती जाएगी, मार्केटिंग एजेंसी की एनर्जी बढ़ती जाएगी, एक्शन दिखने लगेगा, रिजल्ट आने लगेगा। तो आई थिंक अगर उसे अंबानी के लेवल पे पहुंचना है, अब यहाँ पे उसे इस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी। लेकिन ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये क्लैरिटी है। द मोर यू आर क्लियर अबाउट योर लाइफ, द मोर यू विल बिकम वॉट यू वॉन्ट बिकम। सो मैं कहता हूँ क्लैरिटी इज़ द पावर। सो मोनू को ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी। इनफैक्ट आप देखिए, जिस चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं है आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड, वो लाइफ का वो वाला हिस्सा इम्बैलेंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, इतने साल में क्लियर नहीं था कि मेरा वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, मतलब ठीक है, सोचते थे कि अपना आइडियल वेट 75 होना चाहिए, 80 होना चाहिए, लेकिन कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो 90 था, 95 था, 100 के आसपास तक वेट जा रहा था। लेकिन जैसे ही क्लियर हो गए कि अपना आइडियल वेट 81 kg है, तो आज ये 85 के आसपास है। धीरे धीरे ये अब 81 तक आ रहा है, जो कि इतने साल कभी नहीं आया था। जिस भी फील्ड में क्लैरिटी नहीं है वहाँ इम्बैलेंस है। आप देखिए वहाँ पे प्रॉब्लम है। जिसको इंसान को ये नहीं पता कि उसकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, वो आदमी हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है। या तो वो बहुत ज़्यादा मोटा है, या बहुत ज़्यादा पतला है, या बहुत ज़्यादा वीक है, या बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है किसी न किसी तरह से। जिसको ये क्लैरिटी नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा हर साल आना चाहिए, उसके पास सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से, यानी घर चल जाए उतना ही पैसा आ रहा है। जिसको ये क्लैरिटी नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे बिजनेस में क्या होना चाहिए, कितने लोगों की टीम होनी चाहिए और इस साल मैं कितना करूँगा, वो सिर्फ या तो जितना पिछले साल किया उतना, या उसमें 10-5% ही ग्रो कर पाता है। तो आई थिंक ब्रिंग एक्सट्रीम क्लैरिटी वंडरफुल इन एवरी स्टेप। ग्रेट, क्लैरिटी आ गई। लेट से वो वहाँ पहुँच गया, अंबानी के यहाँ पे, अदानी के यहाँ पे, इंडिया के टॉप 3 रिचेस्ट पीपल या टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में उसका नाम आ गया जी। अब एक जो प्रॉब्लम है सर, वो ये है कि जब पैसा आता है ना, तो साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। और जनरली ये देखा जा रहा है, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं उनके ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं उनके बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में जा रहे हैं, क्राइम में जा रहे हैं। तो चीज़ें बेटर होने की जगह ख़राब हो रही हैं। तो वहाँ पे जब मोनू पहुँच जाए, तो शायद मोनू को वहाँ पे पहुँच के अपना नाम चेंज करके मोनू से कुछ और थोड़ा फैंसी रखना पड़ेगा, बट लेट्स से मोनू ही है। तो मोनू वहाँ पे पहुँच गया। अब उसको खुश रहने के लिए जी, और जो उसको लाइफ ने दे दिया है उसको सस्टेन करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, संस्कार ही आदमी की ज़िंदगी को बनाते हैं। अब मोनू के जो संस्कार हैं वो ही संस्कार कई बार आगे बढ़ते हैं, तो मोनू के बच्चों में वो संस्कार आएंगे। सो मोनू को क्या करना है, अगर पैसा आया और मोनू ने कहा अरे एंजॉय करो, अरे ये खर्चा वो खर्चा, ऐसा वैसा, लेविशनेस, चलो यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, तो मोनू के बच्चे भी क्या कहेंगे, अरे मतलब बहुत ईजी पैसा है ना, तो इसीलिए हम भी उड़ाते हैं। तो यहाँ पे मोनू को स्पिरिचुअलिटी से बांधना पड़ेगा अपने परिवार को। स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। स्पिरिचुअलिटी हमेशा कहती है कि भैया सब आया ना भगवान का है, हम तो कस्टोडियन हैं, भैया कितने लकी हैं हम कि हमें ये मिला, चलो धन्यवाद बोलो बहुत। अब जब भगवान का प्रसाद है, मेरे टीचर हमेशा कहते हैं कि ये तो प्रसाद है भाई, अब तुझे थोड़ा ज़्यादा मिल गया तो तू ज़्यादा नाचेगा क्या, किसी को कम मिला तो भी एक्सेप्ट करो, ज़्यादा मिला तो भी एक्सेप्ट करो। और बच्चों को बार बार ये अध्यात्म से जोड़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, अच्छे प्रवचन सुनना हो गया, अच्छी टॉक सुनना हो गया, जितना ज़्यादा ये घर में होगा, सुंदरकांड हो गया, कीर्तन हो गया, जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति जो कहती है, वो सारी चीज़ें करना मोनू को ज़रूरी है। धर्म पुण्य करवाना, बिकॉज उससे मोनू के बच्चे, मोनू का पूरा परिवार एक बंधा हुआ सा रहेगा। हमेशा वो लोग कोई ना कोई आयोजन करते रहेंगे कि अच्छा चलिए आज हम गरीबों के लिए कुछ करते हैं, आज हम ब्लड डोनेट करते हैं, आज हम सेवा का कार्य करते हैं। तो मोनू को सेवा, ज्ञान और भक्ति, ये 3 चीज़ों के ऊपर अपने परिवार को डालना होगा। उसे हर चीज़ से सेवा को जोड़ना होगा और उसे बच्चों को बार बार ये रीएम्फसाइज करना होगा कि देख सेवा करने से कितनी दुआएं मिली, देख कितना प्यार मिला, देख इससे जो खुशी मिली वो कितने दिनों तक है हमारे पास। जबकि देख हमने उस दिन रात को मूवी देखी, लेकिन अगले दिन सुबह तो हम थके हुए उठे, अगले दिन कहाँ खुशी रही उस मूवी की। देख रात को हमने पार्टी की, लेकिन अगले दिन तो कुछ नहीं। बेटा देख ये भक्ति में कितनी शक्ति है, देख कितना पावर है, देख कितना ज़्यादा मिरेकल है। उसको उसी तरह की कहानियाँ, तो मैं तो कहता हूँ अपने घर में रामायण, अपने घर में महाभारत, ये सब बच्चों को कहानियाँ सुनानी पड़ेगी। आज आप देखिए किसी भी बच्चे को बताया जाए कि भीम कितना आज्ञाकारी था कि बड़े भाई ने कह दिया तो उसकी बात को मान के वो
कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं करता था। माँ उसको बताती थी, कुंती हमेशा कहती थी, बेटा भीम तुझे गुस्सा बहुत आता है, तुझे अब अगर कंट्रोल में रहना है तो जब भी तुझे गुस्से में कुछ करने का मन करे युधिष्ठिर के अंगूठे की तरफ देख लेना, और युधिष्ठिर अंगूठे से इशारा करे तो काम करना, नहीं तो रुक जाना। 5 भाइयों में प्रेम, और 5 भाइयों ने पूरी महाभारत जीत ली, क्योंकि प्रेम से कृष्ण आ गए। रावण का भाई उसके साथ नहीं खड़ा तो रावण लंका हार गया, रावण का विनाश हो गया। तो जिसका भाई जिसके साथ खड़ा उसका देखो कितना बड़ा। अब ये कहानी एक बच्चे में डाली जाए, बच्चे को बचपन से सुनाया जाए श्रवण कुमार की कहानी कि भैया देखो इतनी आज्ञाकारी बच्चे होते हैं कि माता पिता को कंधे पे लेके तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले। बच्चे को श्रवण कुमार की कहानी, बच्चे को सुनाई जाए एकलव्य की कहानी कि यार एकलव्य इतना ज़्यादा अपनी कला में माहिर हो गया था कि कुत्ता भौंक रहा है और उसने ऐसे तीर मारे कि कुत्ते को एक भी घाव नहीं लगा, लेकिन मुंह बंद हो गया। अर्जुन कहे ऐसा तो मैं भी नहीं कर सकता। तूने कहाँ से सीखा? बोले श्रद्धा से, भक्ति से। किसकी भक्ति से? गुरु द्रोण की भक्ति से, उनकी मूर्ति लगा के। आई थिंक बच्चे के अंदर महाराणा प्रताप की, झांसी की रानी की, भगत सिंह जी की ऐसी कहानियाँ जितनी ज़्यादा वो सुनेगा उतना ज़्यादा उसका मन पवित्र होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कहानियाँ, बेटा देखो ये सोचा ये मिलता है, ये सोचा ये मिलता है। जैसे मान लो आज की डेट में कोई बीमार है, उसको सुनाओ कहानी कि कैंसर इसका भी ठीक हुआ, इसका भी ठीक हुआ, इसका भी ठीक हुआ, ये 7th स्टेज, ये 4th स्टेज पे था, ये 3rd स्टेज पे था, इसकी सोच और विचारों से कैंसर ठीक हो गया। वो आदमी जब ये कहानियाँ सुनेगा तो उसको विश्वास होने लगेगा कि यार मेरा भी कैंसर, इसका मतलब ठीक हो सकता है। तो बच्चे को ऐसी जितनी एम्पावरिंग स्टोरीज हम सुनाएंगे घर के अंदर किसी न किसी तरह से, उतने ज़्यादा मोनू के बच्चे लाइन पे चलेंगे, परिवार सुगठित रहेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिकल तरीके से काम करेगा और पैसे से शांति आएगी, सुख आएगा। वंडरफुल। मुझे लग रहा है उसकी फैमिली शांति में रहने वाली है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ सर। मोनू को अब साइड में छोड़ देते हैं। अब हम एक डिफरेंशिएटर लेते हैं जी। हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें से कुछ लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं जी, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें करके भी फेल हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग जहाँ पे भी हाथ लगाते हैं वहीं सोना निकल जाता है। बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा चल गया, कंटेंट क्रिएशन किया, अच्छा चल गया, पढ़ाई के लिए गए, एग्ज़ाम क्रैक हो गया। कुछ लोग कोशिशें करते रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं होता है, उनको लगता है यार मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, जो भी ट्राई कर रहा हूँ चीज़ें हो नहीं रही है। वो एक डिफरेंशिएटर जो रहता है फेलियर वाले लोगों में और सक्सेसफुल लोगों में, वो क्या रहता है? वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग। बट मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा, और सारी चीज़ों को एक तरफ रख देते हैं, एक सिंगल अगर आपको बताऊँ तो जितने भी सफल लोग हैं उनके पास कोई ना कोई गुरु होता है। वो जानते हैं कि कोई ना कोई चीज़ करनी है तो किसी ऐसे इंसान की मदद ले लो जो ऑलरेडी करके बैठा है, ताकि हमारा खुद से सीखना, खुद से ट्राई करना, खुद से ठोकर खा के गिर के फिर संभलना, ये वाली जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। तो मैंने एक कहावत सुनी थी कहीं पे कि लाइफ इतनी लंबी नहीं है कि आप सारी गलतियां कर सको और उनसे सीख सको। लाइफ में बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीख के बहुत आगे बढ़ जाता है। तो गुरु क्यों चाहिए? गुरु इसलिए चाहिए कि मान लो आज मुझे राहुल जी का कपड़े का बिजनेस चालू करना है। अब राहुल जी को पता है कि शुरू में कितने दिक्कतें आई, कौन कौन से चैलेंजेस आए। इससे बढ़िया है मैं राहुल जी को पैसा दूं और राहुल जी को बोलूं कि राहुल जी मैं खुद से गलतियां करके सीखूंगा तो मेरे पता नहीं कितने साल बर्बाद हो जाएंगे, और उन सालों में कितना मैं कमा सकता हूं वो भी बर्बाद हो सकता है। इससे बेटर है कि अगर मेरी कैपिटल लग रही है इस धंधे में 1 करोड़ रुपया, तो मैं राहुल जी को लाख रुपये एक्स्ट्रा दूं और मैं कहूँ राहुल जी मुझे बता दो कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कहाँ से माल खरीदना, कहाँ से नहीं खरीदना, सस्ता माल कहाँ मिलेगा, महंगा कहाँ से मिलेगा, माल खरीदते समय नेगोशिएशन कैसे होगा, और उसको बनाने के लिए कारीगर कहाँ से मिलेंगे, उसके बाकी की चीज़ें कहाँ से होगी। राहुल जी ने 1 लाख रुपए में मेरे को ये सारी चीज़ें बता दी। अब सोचिए राहुल जी ने मेरे को ये सारी चीज़ें शायद 2 घंटे में बता दी, या 2 दिन में बता दी, या 1 महीने में बता दी। मैं खुद से सीखता तो पता नहीं कितने साल लगते हैं। मुझे ट्रेनर बनना था, मैंने अपना दिमाग ही नहीं लगाया, मैंने जा के लोगों के साथ सीखा, उनसे सीखता गया, समझता गया, करता गया। लेकिन खुद ही सारी चीज़ें सीखने में मुझे जो चीज़ें मैंने खुद से सीखी बहुत टाइम लगा, और मुझे लगता बहुत पैसा लगा। तो जितने भी सफल लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेते हैं, चाहे वो दादाजी से लो, चाहे वो पड़ोसी से लो, चाहे वो किसी कोच से लो। मतलब जाने अनजाने में कोई ना कोई कोच रखते हैं। और अनजान आदमी जो होता है ना, जो असक्सेसफुल है, वो कहता है मैं ही गुरु हूँ, मेरे को कौन सिखाएगा। अरे ये जो सिखा रहे हैं राहुल जी, जो सिखा रहे हैं मतलब इंटरनेट से सीख लूँगा, वो तो मैं किसी किताब से सीख लूँगा, इनको क्यों दूँ 1 लाख रुपया। इसी ईगो में, इसी अकड़ में और इसी फॉल्स अंडरस्टैंडिंग में वो अपने कई साल बिता देता है और आगे नहीं बढ़ पाता।
सर बहुत मज़ा आ रहा है, ऑडियंस को भी आई एम श्योर बहुत लर्निंग मिल रहा होगा। एक बार हम बिलियनर्स पे वापस आ जाते हैं जी। और अब हम थोड़ा सा ना इंडिया के बिलियनर से बाहर चलते हैं। एलॉन मस्क की बात कर लेते हैं, वॉरेन बुफेट की बात कर लेते हैं, स्टीव जॉब्स की बात कर लेते हैं, बिल गेट्स की बात कर लेते हैं। जी। आपको लग रहा है उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन या जो मैजिक की हम बात कर रहे हैं उनमें से किसी चीज़ पे काम किया, स्पिरिचुअलिटी पे काम किया और वो वहाँ पहुँच पाए जहाँ वो हैं? 1000%। जैसे कि मैंने बिल गेट्स की एक कहानी सुनी कि जब वो 13 साल के थे तो उनके दोस्त शायद स्टीव बाल्मर या कोई होंगे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, तो वो आए और स्कूल में उन्होंने फोर्ब्स 500 कंपनीज, सॉरी फॉर्चून 500 कंपनीज़ की लिस्ट उनको दी। एंड मैंने जो पढ़ा उसमें ये देखा कि बिल गेट्स कहते हैं कि यार ये लिस्ट में तो सबसे टॉप पे मैं ही हूँगा। राइट, मतलब जब वो बच्चा 13 साल का है तब उसने अपने आप को वर्ल्ड के टॉप में देख लिया था। ओके, वॉरेन बफेट हैं तो अगर वो 11 साल के थे तब से उन्होंने इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग को समझ लिया, और वो कंपाउंडिंग किया होगा तो उन्होंने 40 साल आगे का देखा होगा, यार 40 साल बाद तो मैं बिलियनर होऊंगा, वाह। और उसी डिसिप्लिन से उन्होंने 40 साल कंटिन्यू कर दिया। तो यस, ऑलमोस्ट ऑल द बिलियनर्स, उन लोगों ने जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना मतलब हैविंग अ क्लियर पिक्चर अबाउट द फ्यूचर, बिलीविंग इन दैट कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, और उसी को परसू करना। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 100 कस्टमर जुड़ जाएं, 1000 कस्टमर जुड़ जाएं, मार्क जुकरबर्ग पूरी दुनिया जुड़ जाए। ये सोच कैसी होगी? हम कहते हैं यार 1 प्लॉट खरीद लें, 2 प्लॉट खरीद लें, और एक आदमी कहता है मैं तो मंगल ग्रह पे कॉलोनी काटूंगा। कितनी बड़ी सोच होगी। ये जो इतनी बड़ी सोच है उसकी ग्रेविटी अलग है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है एक तो इतनी बड़ी सोच होना, ये तो हज़ारों लोगों में होती है। हम में से हर एक बच्चा सोचता है मैं कभी आसमान में उड़ूंगा, मेरे पंख आ जाएंगे, मैं दूसरे ग्रह पे चले जाऊँ, मैं शक्तिमान बन जाऊँ। लेकिन उसमें बिलीव कितने लोगों का होता है? बिलीफ नहीं है तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम ही नहीं करेगा। तो एक सोच, कोई भी एक थॉट आ जाए कि आज मोनू हुआ था हमारी स्टोरी का हिस्सा, किरदार का हिस्सा, कि 10 क्लास में है, वो 10वीं क्लास में है, तब उसके अंदर ये बिलीफ आ जाए मैं तो अंबानी ही बनूंगा, मैं तो भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मेरे पास तो $100 बिलियन की नेटवर्थ होगी। अगर वो कहता है ऐसा होगा ही होगा मेरी ज़िंदगी में, और वो इस पर बिलीव भी करने लग जाए, और वो दिन रात उसी बिलीफ के साथ सोए उठे खाए पिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना कि कोई भी एक आइडिया है तो उसी के साथ सो, उसी आइडिया को दिन रात चबाओ, उसी आइडिया को दिन रात सोचो, उसी आइडिया के साथ दिन रात रहो, तो वो आइडिया मैनिफेस्ट हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो आई थिंक ऑल दीज बिलियनर्स हैड दोज काइंड ऑफ क्रेजी आइडियाज़। हो सकता है उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को कितना उन्होंने इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही नहीं है कि मंदिर में जाना या भजन ही सुनना। स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ा स्पिरिचुअल मंत्र तो है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो हाँ, हमें महाभारत के युद्ध में जीत मिलनी चाहिए ताकि धर्म जीते, लेकिन युद्ध जी जान से करना है। अर्जुन तू तो तीर चला, बाकी युद्ध का निर्णय क्या होगा ये मेरे हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है। तू यही सोचे मैं जीतूंगा, ये तीर चलाने से मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, तू हर बार यही सोच के तीर चलाएगा तो तू कभी नहीं चला पाएगा। तेरा काम है युद्ध भूमि में खड़ा होकर दिन रात काम कर। यस, तू जीतने के उद्देश्य से निकला है, बट दिन रात तेरे को अभी तेरी फोकस जो है तेरे सामने जो खड़ा है बस उस पर चाहिए। सो कहते हैं कि ऑल दीज बिलियनर्स, इन्होंने कर्म सिद्धांत को फॉलो किया। इन्होंने कहा कि हमें ये करना है। इस कर्म सिद्धांत में भी उन्होंने, देखिए जितने भी फॉरेनर्स हैं ना, उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से काम किया। उन्होंने कहा कर्म सिद्धांत में भी हम जो काम एक बार में हो सकता है उसके लिए 4 बार क्यों करें। तो जो काम एक सॉफ्टवेयर बना के किया जा सकता है ऑटोमेटिकली, जैसे आज देखिए आज AI कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि आज हमें हज़ारों लाखों चीज़ों का कंटेंट चाहिए तो क्लिक पे आ जाता है। एक दिन के अंदर तो आप 1000 कंटेंट राइटर का काम कर सकते हो, एक जना आप बैठ के, आपको बस प्रॉम्प्ट लिखने आने चाहिए। तो आई थिंक विदेशियों ने ना बड़ा काम को हर बार देखा कि इजी कैसे किया जाए। मुझे पहुंचना वहाँ है, मेहनत करते करते तो नहीं पहुंच पाऊंगा, तो कोई सॉफ्टवेयर बन सकता है क्या, कोई सिस्टम बन सकता है क्या। उन्होंने हमेशा दूर की नज़र रखी और उस दूर की नज़र के हिसाब से क्या क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए उसके ऊपर दिमाग लगाया। तो यस, दे हैव अप्लाइड ऑल द केसेस, ऑल द पॉसिबल थिंग्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वंडरफुल। अब क्योंकि हम अल्ट्रा रिच लोगों की बात कर रहे हैं, तो अल्ट्रा रिच जो लोग हैं और एवरेज जो लोग हैं उनके एनर्जीज में भी डिफरेंस रहता है 1000%। अब देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली में बात क्या होती है, टेबल पे बैठेंगे, डिनर की टेबल पे बात क्या होगी, पड़ोसी ने क्या किया, आज तूने दिन भर क्या किया, आज तू लेट क्यों घर पे आया, अच्छा
आज फ़ोन का बिल ज़्यादा क्यों आया, अरे इस बार तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया, अरे इस बार तो उसकी शादी में जाना है, उसकी शादी में क्या पहनेंगे, तू क्या पहनेगा, कब खरीदेंगे। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की डाइनिंग टेबल पे जो बातें होती है वो सारी की सारी मतलब ऐसी होती है जो लाइबिलिटी है, खर्चे से रिलेटेड। या तो उनकी एनर्जी खर्च कर रही है, या उनका पैसा खर्च कर रही है, या उनका टाइम खर्च कर रही है। लेकिन बिलियनर्स की टेबल पे क्या बातें होती होगी, सोचिए। उनकी टेबल पे बातें होती होगी, हम कौन सी कंपनी के शेयर खरीदें, हम कौन सी कंपनी को अक्वायर करें, हमें दुनिया का सबसे बड़ा बनना है तो कौन सा नया आइडिया आ रहे हैं, कौन सा आइडिया पूरी दुनिया को कैप्चर करेगा। कैन यू इमेजिन। मैं कह रहा हूँ इट्स नॉट अबाउट कि जो बिलियनर बन गए हैं उनकी टेबल की, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका बिलियनर माइंडसेट है। बिलियनर का माइंडसेट पहले आएगा, फिर बिलियन डॉलर आएगा। तो जो बिलियनर माइंडसेट के लोग हैं, मैंने मेरे भी ग्रुप के कई लोग देखे हैं, जैसे ही टेबल पे बैठते हैं यही चर्चा चालू होती है, यार नंबर 1 कैसे बने, यार कौन सी चीज़ करें कि यार पूरी दुनिया तक छा जाए। तो जिसकी टेबल पे जैसी बातें होती है, आज एक छोटा सा मुद्दा, आप में से सभी लोग मेरे से सहमत होंगे, अगर आप में से किसी भी आदमी ने कुछ भी खरीदा होगा ना, आपके घर के किसी न किसी बड़े ने तुरंत कहा होगा महंगा ले आया, तेरे को तो लाना ही नहीं आता, ठीक है। अब बिलियनर्स के घर में ये बात नहीं होती होगी। बिलियनर्स के घर में बात होती होगी तो करोड़ की डील कर ली, थोड़ी सस्ती में भी कर सकते थे। करोड़ में सस्ता होता तो अरे इतना मुनाफा हो जाता। वहाँ पे भी बात हो रही है मुनाफे की। गरीबों की या एवरेज मेंटालिटी के फैमिली में अरे सेविंग हो जाती, सेविंग से तुम्हारे पास क्या बढ़ने वाला है। अमीर कहेगा ये 10 लाख बचता, अपन वहाँ इन्वेस्ट करते, वहाँ से 1 करोड़ और बन सकता था। तो यहाँ पे एक लाइट का बल्ब की एनर्जी बचाने की लिए लड़ाई हो रही है। और भले शायद कई बार इस पे भी इतनी झगड़ा हो सकता है कि कोई एक आदमी खाना ना खाए रात भर, ऑलराइट। एक छोटी सी चीज़ महंगी क्यों खरीद ली, इसके ऊपर 2-4 लोग अपसेट हो सकते हैं घर में, वो भी दिन भर। बिलियनर्स के घर में इन चीज़ों से कोई अपसेट नहीं होता। और बिलियनर माइंडसेट वाले लोग भी इन चीज़ों को, चल ठीक है जो कर दिया ना, काम हो गया, अब तो कुछ मतलब ही नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। बिलियनर माइंडसेट मीन्स छोटी बात में नहीं उलझने वाला माइंड। जो भी माइंड छोटी बात में उलझा वो माइंड आगे बढ़ा ही नहीं कभी। जबकि हर एक मिडिल क्लास फैमिली हर छोटी बात में उलझ जाती है। पड़ोसी की नई बहू आई है, उसने घूंघट नहीं किया, अब ये चर्चा का विषय है मोहल्ले में। यू नो, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे शादी का कार्ड टाइम पे नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। अब ये उनसे नाराज़ होने का विषय बन गया 6 साल के लिए। बिलियनर्स कहते हैं फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। राहुल जी आपके घर में शादी है, मैं आ रहा हूँ। हाँ सर आइए, मैं थोड़ा कार्ड देने ही वाला था, राहुल जी को दिया नहीं दिया, मेरे को अगर आना है आ जाऊँगा मैं। उसमें फॉर्मेलिटीज़ की क्या बात है। जहाँ मिलियनर माइंडसेट है वहाँ फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हो जाती है। एवरेज पर्सन तो दिन रात फॉर्मेलिटीज़ में उलझा रहता है। वंडरफुल, ग्रेट एक्सप्लेनेशन। आई एम श्योर ये कई लोगों को हार्ड हिट करने वाला है कि होना भी चाहिए। हाँ, कि उनके डिनर टेबल पे क्या डिस्कशंस होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। एक आप कोट बोलते हो, मैंने कई आपके पॉडकास्ट में सुना है, दैट योर बैंक बैलेंस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर बिलीव्स। ट्रू। इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? 101% आप देखिए ना, जो आदमी ने जितना सोचा उतना ही कमा पा रहा है। अब आदमी कई बार कहेगा नहीं सर मैं तो काफ़ी सालों से सोच रहा हूँ 100 करोड़ कमा लूँ। अरे भाई तू 100 करोड़ कभी कभी आ रहा है वो सोच। हर रोज़ तो तू ये सोच रहा है अगले महीने के खर्चे कैसे चलेंगे, हर रोज़ तो तू ये सोच रहा है बच्चे की फ़ीस कैसे दूँ, हर रोज़ तो ये तू सोच रहा है 2 साल बाद घर बनाना है और उस घर के लिए EMI कैसे भरूँगा। तो 90% टाइम सबकॉन्शियसली आपके विचार ऐसे हैं। और कभी कभी आपने कहा मेरे को 100 करोड़ चाहिए तो फिर नहीं आएगा। लेकिन आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी आप कहो मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ, आई नो आ ही जाएगा यार। और उसी बिलीफ से आप पढ़ो और आज रात भर पढ़ो कि फॉर्मूला क्या है 100 करोड़ कमाने का, 10 साल में 100 करोड़ कैसे पहुँचे, उसके बारे में आप टॉक सुन रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उसके बारे में बुक्स पढ़ रहे हो, उसके बारे में आइडियाज़ ला रहे हो। अब आइडियाज़ जनरेट करके हर आइडिया का ROI निकाल रहे हो। जब आप इस तरह से सोच रहे हो तो 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ भी आ जाएंगे आपके पास। लेकिन जब आप कहते हो 100 करोड़ का मालिक बनूंगा, काश मेरे पास 100 करोड़ आ जाए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और आँख खुलते EMI कैसे भरूंगा। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हज़ारों लोगों के साथ इसलिए ही काम नहीं करता क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी प्रैक्टिसेस करते हैं और वो सारी प्रैक्टिसेस करने में 15 मिनट 20 मिनट रोज़ का दे भी रहे हैं, लेकिन 23 घंटे जो कर रहे हैं ना वो उसके विपरीत कर रहे हैं। 23 घंटे की एनर्जी मेरी इस दिशा में जा रही है और 1 घंटे की एनर्जी इस दिशा में जा रही है, तो 23 घंटे वाली जीतेगी ना, सीधी सी बात है। तो आपके घर में ऑर्डिनरी घर है, ऑर्डिनरी सब कुछ है, फिर भी बोलो दिस इज़ माई मैजिक हाउस, ये तो मेरा मैजिक हाउस है,
ये घर मेरे लिए खुशियाँ भर देता है, ये घर मेरे लिए सबसे ज़बरदस्त है। आपकी लाइफ का कोई भी एरिया बर्बाद है, मान लो आपके कोई रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, फिर भी बार बार बोलो मेरे तो बहुत अच्छे रिलेशन हैं, क्योंकि इससे आपके संस्कार बनते हैं। हम लोग जब ट्रेनिंग में डिस्कस करते हैं तो राहुल जी एक ही चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो सिचुएशन आई क्यों है। मान लो किसी के घर में पैसा कम है, क्यों आया है पैसा कम? किसी के बहुत बड़ी बीमारी आ गई, किसी को मान लो अभी थोड़े दिन पहले हम किसी का बात कर रहे थे और उनको सांस नहीं थी, तो ऑक्सीजन की वो पाइप लगा रखी थी 2 साल से। मैंने उनसे पूछा क्यों लगाई होगी, भगवान ने तुम्हें क्यों लगाई ऑक्सीजन की पाइप? इस वेबिनार में 2000 लोग बैठे हैं, उनको नहीं लगाई, तुम्हें क्यों लगाई? सोचा है कभी? अरे नहीं सर मेरा तो लक ही ख़राब है। लक क्यों ख़राब है तेरा इतना? तूने क्या, तू भगवान की दुश्मन है? तेरा ही लक क्यों ख़राब है? हम 2000 लोगों का क्यों नहीं ख़राब है? तो आदमी सोचने लग जाता है। मैं कहता हूँ क्योंकि भगवान तुझे इससे कुछ सिखाना चाहता है। इसको तूने सॉल्व कर लिया तो तू दुनिया की शायद कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी। बोले सर कैसे सॉल्व होगी, 2 साल से डॉक्टर्स बोल रहे हैं नहीं होगी, ये तो ज़िंदगी भर लगेगी शायद, अब तो मुश्किल है। मैंने कहा 1 हफ्ता मेरी बात मान लो या 1 महीना बात मान लो, 100% ये हट जाएगा। बोलती क्या बात मानूँ? मैंने कहा मान लो कि डॉक्टर्स ने जो बोला है झूठ है। मैंने कहा मान लो कि डॉक्टर्स ने झूठ बोला, लेकिन डॉक्टर ने झूठ बोला है, लेकिन 2 साल से ऑक्सीजन तो लगी हुई है ना। माइंड में विजुअलाइज करो कि तुम बिना ऑक्सीजन पाइप के सांस ले रही हो। फिर मैंने उनको 3 4 5 चीज़ें करवाई। मैंने कहा तुम्हारा ब्रेन जानता है, तुम्हारी बॉडी जानती है कि कैसे स्वस्थ रह जाए। तुम 40 साल अपनी ज़िंदगी के स्वस्थ रहे, तो लास्ट के 2 साल में तुम अस्वस्थ कैसे हो गए? सोचो। उस लेडी को मैंने कॉन्फिडेंस दिया उस कॉल पे। 7वें दिन वो लेडी मेरे जब कॉल पे वापस आई, बिना ऑक्सीजन मास्क के थी, एंड दैट वाज मैजिकल। एक व्यक्ति कलकत्ता से आया हमारे पास, 4th स्टेज कैंसर, और रोज़ पेन किलर लेते थे बहुत। 3 दिन का हमारा हैप्पीनेस रिट्रीट करके एक प्रोग्राम होता है। 3 दिन के प्रोग्राम में हम काफ़ी हाई एनर्जी क्रिएट करवाते हैं। तीसरे दिन वो आदमी आके स्टेज पे शेयर करता है, सर पिछले 4 साल से पेन किलर के दिन बिना एक भी दिन नहीं रह पाया था। आपके इस प्रोग्राम में 3 दिन बिना पेन किलर के रहा हूँ, और अभी आज उस पूरी बात को, घटना को एग्जैक्ट 1 महीने से 15 दिन ज़्यादा हो गए। पिछले साल आज हम ये पॉडकास्ट जब 1 जून को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये घटना है 19 मई 2024 की, यानी एग्जैक्ट 1 साल 10-11 दिन पहले की। आज तक उस इंसान ने पेन किलर नहीं लिया और अभी तक उसका कैंसर स्टेबल है। आप सोचिए कैसे मिरेकल्स होते हैं। तो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल। आपको जो भी करना है उसमें आप दिमाग लगाओ और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो। पूरे दिन की एनर्जी को बैलेंस करो। एक दिन एक घंटा आपने पॉजिटिव सोच लिया और 9 घंटा नहीं सोचा तो नहीं होगा। दिन भर उस वाइब्रेशन में रहो। दिन भर बार बार याद दिलाओ अपने आप को, मैं मिरेकलस हूँ। तो मैं तो बार बार बोलता हूँ मैं मैजिकल हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ। बोलना चाहिए, जब मन लग जाए तब बोल दो, भगवान थैंक यू सो मच मुझे इतना ब्लिसफुल बनाने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतना फिट बनाने के लिए। द मोर यू से द मोर इट विल वर्क। वंडरफुल। मैनिफेस्टेशन की ही बात कर रहे हैं सर। 10,000 रुपये मैनिफेस्ट करना और 10 करोड़ मैनिफेस्ट करना, क्या प्रोसेस अलग अलग है? सेम प्रोसेस है, जस्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और आप कभी भी यूनिवर्स से ये नहीं कह सकते कि मुझे कब मिलेगा। जब आप ये पूछते हो सर मैं 10 करोड़ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ कब मिलेगा, तब आप यूनिवर्स को कह रहे हो भाई मुझे तुझ पे शक है, तू देगा कि नहीं देगा। आपका एक छोटा बच्चा है, वो कहे पापा मुझे खिलौने वाली बाइक ला दो, और वही 5 साल का बच्चा कहे मुझे रियल बाइक ला दो। ठीक है, आप दोनों दोगे उसे, लेकिन फ़र्क इतना सा है, एक आप उसको 5 साल की उम्र में दे दोगे खिलौने वाली, और जो रियल बाइक आप उसको 18 साल की उम्र में दोगे। तो यूनिवर्स भी ऐसे ही करता है। आपको 10 करोड़ तब तक नहीं मिलेंगे तब जब तक कि आप 10 करोड़ को हैंडल करने के काबिल नहीं हो, 10 करोड़ की ऊर्जा के काबिल नहीं हो। हर किसी को हर चीज़ नहीं दे सकता भगवान। जस्ट इमेजिन कीजिए एक 11 साल का बच्चा कहे मुझे 10 करोड़ ला दो, और 10 करोड़ आ जाए उसके पास, आपको क्या लगता है क्या करेगा वो? ना तो वो उसकी वैल्यू करेगा। कोई उससे मांगे अरे तेरे पास इतना पैसा है, ला 5 लाख मुझे दे दे, वो बच्चा उठा के 5 लाख दे देगा, ले जा मेरे पास बहुत है। राइट, यही करता है एक मिडिल क्लास आदमी जब उसके पास 10 करोड़ आ जाता है। आप सोचिए, एक बहुत ही प्यारी सी कहावत है कि अगर एक मिडिल क्लास आदमी को 1.5 लाख रुपए दे दो, वो आईफोन लाएगा और ज़ीरो कर देगा उसको। और एक रिच मेंटालिटी के आदमी को 1.5 लाख दे दो, वो कोई ना कोई बिजनेस बिल्ड करके करोड़ों बना लेगा उससे। राइट, इसीलिए 10 करोड़ आपके पास तब तक मैनिफेस्ट नहीं होंगे जब तक आपके पास 10 करोड़ को हैंडल करने की विजडम नहीं है।
अब लोग कहेंगे कि ये विजडम कैसे आएगी, तो कुछ नहीं, पढ़ते रहो, सीखते रहो। जिस दिन आपकी विजडम और एनर्जी और स्किल सब के कारण आपकी वाइब्रेशन ऊपर हो गई, 10 करोड़ इज जस्ट एन एनर्जी। आपकी एनर्जी बढ़ाओ, 10 करोड़ एनर्जी आ जाएगी आपके पास। अभी आपकी 10,000 की एनर्जी है तो 10,000 हर महीने आ रहे हैं। जब 10 करोड़ हर महीने की एनर्जी हो जाएगी तो 10 करोड़ आने लग जाएंगे। दैट्स इट। तो 10 करोड़ की एनर्जी बढ़ाने के लिए हमेशा ये देखो कि 10 करोड़ जो भी कमा रहा है उसकी एनर्जी कैसे बनी हो। तो अगर आप ट्रेनर हो मेरे जैसे और आप ट्रेनिंग के फील्ड में कमाना चाहते हो, तो आप देखो कि मैंने क्या किया या बाकी के ट्रेनर्स ने क्या किया, और हम लोग क्या कर रहे हैं। मुझे कमाना है 50,000 करोड़ एक साल का, तो वो क्या करना पड़ेगा, मुझे एंथनी रॉबिन्स को देखना पड़ेगा। एंथनी रॉबिन्स 50,000 करोड़ कैसे कमा रहा है, उसने इतनी बड़ी ब्रांड बिल्ड कैसे की, उसका तरीका क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसके प्रोग्राम में जाके बैठते हैं, उसके प्रोग्राम में जाके सुनते हैं वो आदमी कैसे कर रहा है। एंड लिटरली इससे मैजिक होता है। मैं आपको बताता हूँ एक घटना। 2018 में मेरी लाइफ बहुत थोड़े चैलेंजेस में थी फाइनेंशियल, और हम हर महीने करीब 5 लाख रुपए कमा पा रहे थे, जबकि हमें ज़रूरत थी उस सिचुएशन से निकलने के लिए करीब 15 से 20 लाख रुपए महीने की। तो लोन्स बाउंस हो रहे थे, बहुत चैलेंजेस आ गए थे। अब 1.5 करोड़ का लोन है, 8 EMI है, सब बाउंस हो गई एक ही महीने के अंदर। आज भी अगर मैं वो 2018 का वो स्टेटमेंट निकाल के दिखाऊँ तो लोग हैरान हो जाएंगे कि ये देखो यार। उस समय मैंने क्या किया, 99% लोग क्या करेंगे, अरे यार 1.5 करोड़ का लोन हो गया, EMI बाउंस हो रही है, पैसा बचाओ पैसा बचाओ पैसा बचाओ, 1 रुपये की फिजूल खर्ची नहीं। मैं गया सीधा सिंगापुर, एंथनी रॉबिन्स का प्रोग्राम देखा, 1 बार 2 बार देखा। एंड दोनों बार प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आई टुक मैसिव स्टेप्स। मैंने कहा ये बंदा 50,000 करोड़ कमा रहा है साल का, मैं क्यों नहीं कमा सकता 1 करोड़ 2 करोड़। 50,000 करोड़, $8 बिलियन, बहुत बड़ा रकम है भाई। और यहाँ 1 करोड़ रुपए के लिए दिक्कत आ रही है, ऐसे कैसे। उस एनर्जी को मैं लेके आया और उस एनर्जी के साथ काम किया। 6-7 महीने के अंदर तो सब पैसा वैसा कमा के सब चुका दिया और बढ़िया हो गया। तो जो जैसा बनना चाहता है उसका फॉर्मूला फॉलो करो। इसको हम बोलते हैं मॉडलिंग NLP में। मॉडलिंग मतलब मुझे राहुल जी जैसा बनना है तो राहुल जी जो कर रहे हैं ना सुबह से रात तक फटाफट करने लग जाऊँ। मुझे एंथनी रॉबिन्स जैसा बनना है तो वो जो कर रहा है मैं करने लग जाऊँ। क्योंकि कहते हैं सफलता क्लू छोड़ती है, सुराग छोड़ती है, क्लू देती है कि भाई आपने जो किया उससे आपका इतना अच्छा हुआ, तो जो आपने किया वो मैं भी करूँगा वैसा ही। थोड़ा थोड़ा मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से ट्वीक ज़रूर कर सकता हूँ, सिनारियो के हिसाब से ट्वीक कर सकता हूँ, लेकिन वैसा ही किया तो वैसे रिजल्ट आने की संभावना बहुत हाई है। आपने बेस्ट बिरयानी बनाई और उसी बिरयानी का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया तो मेरी भी बेस्ट बनने के चांसेस बहुत हाई हैं। दैट्स इट। वंडरफुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी ऑडियंस अभी तक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिला होगा। वैसे अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बस ये बताना चाह रहा था कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के पॉडकास्ट में लाता रहता हूँ। और BSR सर के चैनल का भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। 2-3 और बहुत ही सॉलिड से क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट। सर कुछ रियल लाइफ स्टोरीज पे डिस्कशन कर लेते हैं। अभी तक हमने डिस्कशन करे कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं, हालांकि आपने 2-3 रियल लाइफ स्टोरीज शेयर भी किए हैं। करेक्ट। और कोई 2-4 इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहते हैं कि किसी ने जो प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट किए हों और उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया हो? बहुत सारे हैं। एक मेरी स्टूडेंट थी, उन्होंने जब मेरी पहली बार मैंने बुक लिखी थी और मेरी बुक की मैंने सेल्फ पब्लिश्ड हार्ड कॉपी मंगवाई थी, तो वो मेरे ऑफिस में उस समय काम करती थी। उसने जैसे ही मेरी बुक देखी, वाह सर आपने बुक लिख दी, क्या बात है, कितनी बड़ी चीज़, सर मैं भी लिख सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल। तो उसी दिन से उसने कहा यार मैं भी ऑथर बनूंगी। ठीक है। और वो हार्ड कोर बिलीवर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मतलब वो क्योंकि मेरे से सीखी हुई है तो हर चीज़ उसने हमेशा मतलब सर मैजिक होता है, और उसके साथ बड़े बड़े हुए भी। अब उसने जब बुक लिखी तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मेरे को तो फेमस होने के लिए बुक लिखनी है, तो मैं क्या करूं। तो बोले इंडिया में क्रिकेट अच्छा चलता है, बॉलीवुड अच्छा चलता है और पॉलिटिक्स अच्छी चलती है। बोले पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं है, क्रिकेट के ऊपर बुक लिखते हैं। उसने महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक बुक लिख दी, थिंक एंड विन लाइक धोनी। अब वो बुक जब लिख रही थी फिर मेरे पास फ़ोन आता, सर ये बुक चलेगी क्या, मैं लिख पाऊँगी क्या। उस बुक को बनाने में 2 साल लगे। 2 साल के बाद फिर फ़ोन आता है रोते रोते, सर क्या करूँ, लोग कह रहे हैं कि धोनी के ऊपर तू बुक लिख रही है, धोनी कल को ऑब्जेक्शन करेगा, तो सर मेरे को धोनी से मिलना है, क्या करूँ। मैंने कहा मैनिफेस्ट कर, धोनी से मिलना है तो जैसे हमने सारी चीज़ें करी है वैसे ही कर। उस बंदी ने जो भी किया धोनी तक पहुँच गई, वो महेंद्र सिंह धोनी तक पहुँच गई। और उसके साथ इतने मिरेकल्स हुए
कि उसकी किताब की रीडर्स डाइजेस्ट अकेले ने 45,000 कॉपीज़ ऑर्डर कर दी। ऐसे करके उसकी बुक बेस्ट सेलर बन गई, 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ बिक गई, और आज तक तो शायद और भी ज़्यादा बिक गई होंगी। अब देखिए, उसके कारण उसको सीधा एक इनविटेशन आ जाता है टेडेक्स रोमा से, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी बड़ी ऑडियंस हो, मैं भी बात करूं। वो स्पीकर नहीं थी, लेकिन बड़ी ऑडियंस हो, बड़ी बात करूं। इस बुक से उसको टेडेक्स रोमा का, जहाँ 2,500 लोग टेडेक्स में लाइव बैठ के उसकी बात सुन रहे हैं, फिर उसे एक और प्रोग्राम का इन्विटेशन आ जाता है जहाँ 20,000 लोग एक साथ बैठे हैं। मतलब मिरेकल्स ही मिरेकल्स। आज भी अगर मैं उस बच्ची को यहाँ पे ले आऊँ तो शी विल बी लाइक हार्ड कोर बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो बोलती कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हुआ है सब कुछ, बाकी स्ट्रैटेजी कहाँ थी? स्ट्रैटेजी तो कहीं थी नहीं। आइडिया आना कि धोनी पे बुक लिख दें, ये भी एक मैजिक था। नहीं तो नहीं आता, तो नहीं आता। मेरे माइंड में नहीं आया, उसके माइंड में आ गया। तो जब हम बार बार सोचते हैं कि मुझे तो फेमस होना है, मुझे तो पावरफुल बनना है, मुझे तो पैसे चाहिए, तो मैं बहुत पैसे वाला बन जाता हूँ, मैं बहुत फेमस बन जाता हूँ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती हैं। तो हर नेम इज़ स्फूर्ति सहारे, थिंक एंड विन लाइक धोनी। अभी उसने एक और बुक लिखी है, थिंक एंड विन लाइक विराट। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ऐसे ही हमारा एक वर्कशॉप पार्टिसिपेंट अब्दुल था, 7वीं पास था, बस बड़ा बनना है सर, 20 करोड़ का बिजनेस बनाना है सर, कैसे बनाऊंगा। 7वीं पास था और वो एक छोटा सा रेनकोट बनाने का कारखाना चला रहा था, जिसमें उसको साल भर में 1.5-2 लाख रुपए बच रहा था बस। 7वीं पास वाला जब वो बच्चा आया, मैंने कहा बड़ा बनना है? हाँ। मैंने कहा बड़ा बनने का फॉर्मूला अप्लाई कर, मैनिफेस्टेशन कर, विजुअलाइजेशन कर, विजन बोर्ड बना, ये सारी चीज़ें कर। उसने सब कुछ किया। मैंने कहा अब बाकी स्ट्रैटेजी पे भी आ जाते हैं थोड़ा बहुत। तेरे को कपड़े पहनने का ढंग सुधारना है, चल सुधार ले। तेरे को नेटवर्किंग करना सीखना है, चल सीख ले। तेरे को बड़ी डील्स करनी है तो तेरे ऑफिस का रेनोवेशन कर, ये कबाड़ ऑफिस में नहीं बैठेंगे, थोड़ा अच्छा कर। बोले डन। ऐसे करते करते उसने सारी चीज़ें चेंज की। आज वो 20 करोड़ से ऊपर बिजनेस कर रहा है हर महीने, और ये सिर्फ 7 साल के अंदर। जबकि अनपढ़ बंदा है, सोचिए। ऐसे एक नहीं, मैं झड़ी लगा सकता हूँ रात भर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डिटेल में आपको कहानियाँ सुना सकता हूँ। एक बच्ची हमारे पास आई थी, वो लव मैरिज करना चाहती थी, और उसके पिताजी वगैरह उस लड़के से नाराज़ भी थे और उससे शादी नहीं करवाना चाहते थे, और 2-3 साल हो गए थे उनको ये चलते हुए, घर में झगड़े हो जाते थे। एक दिन उसने मेरे से बस इतना ही पूछा, सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ पॉसिबल है? मैंने कहा ट्राई करो, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। मैंने तो कैंसर तक ठीक होते हुए देखे हैं, तो शायद हो सकता है। बोले ठीक है सर। अगले दिन सुबह ही, उसका नाम दीपाली देशमुख था उस लड़की का, अगले दिन मेरे को मैसेज आता है, सर मिरेकल हो गया। मतलब 3 साल से मेरे पिताजी माने ही नहीं थे। कल भी मैं जब घर आई आपके वर्कशॉप से, तो मेरे घर में बहुत झगड़ा हुआ, पिताजी घर से बाहर निकल गए। फिर वो मेरी मौसी के गए, मेरी मौसी ने पता नहीं क्या उनको समझाया, वो समझ गए। घर आने के बाद बोला कि उस लड़के से आपकी शादी करते हैं। आज सुबह बात हो गई, और कल मेरे लड़के की उनकी फैमिली आ रही है और हम एंगेजमेंट करेंगे। 1 साल बाद वो जब उसकी शादी थी तो मिठाई देने के लिए आई। मतलब ऐसे इतने मिरेकल्स हुए हैं कि मैं आपको जितनी कहानियाँ सुनाऊँ उतनी कम है। ये सब मेरी वर्कशॉप्स में हुए हैं। रियल लाइफ स्टोरीज़ का मैंने सर इसलिए पूछा था क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है आप चीज़ें बता रहे हो, लेकिन प्रूफ क्या है कि ये हुए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने नाम के साथ बताया है ना, तो लोगों को लगेगा भाई इस चीज़ में ऑथेंटिसिटी है। स्पेशली आपने ऑथर के बारे में बताया, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन देयर लाइफ। बहुत मज़ा आया सर इस पॉडकास्ट में। जाने से पहले कोई 2-3 टिप्स आप ऑडियंस को देना चाहेंगे कि भाई ये चीज़ें कर लो और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, यू विल बी एबल टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। इसके पहले एक सवाल हिडन रहता है, उसका आंसर मैं करके फिर इस पे आता हूँ। हिडन सवाल ये रहता है कि सर ये जो उस बच्ची के साथ हुआ जिसने बुक लिख दी या जिसकी शादी हो गई, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। जितने भी लोग बड़े बन रहे हैं उनके साथ जो हुआ वो इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। इत्तेफाक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फ़र्क इतना सा है, इत्तेफाक में चीज़ें बस हो गई ना, राइट, और जो हुई है कहते हैं कि डीपर लेवल पे वो भी आप ही ने अट्रैक्ट की है, तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही कमाल है। तो कहते हैं कि देर आर नो कोइंसिडेंसेस, देर आर को क्रिएशंस। जो भी लोगों के साथ हो रहा है वो उन्होंने ही उनके विचारों से, उनकी भावनाओं से, उनके ऑर्डर दे के क्रिएट किया है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ हमने टीवी पे देखी 10 साल पहले, और 10 साल बाद वो हमारी ज़िंदगी में आ गई, तो हमने उस समय टीवी पे देखते हुए एक इच्छा जाहिर किया और ऐसी ज़िंदगी तो मेरी भी हो, और वो 10 साल बाद आ गई। इनफैक्ट आप भी को रिलेट करते होंगे, कई सारे सपने आपने बचपन में देखे होंगे और आज हो गए। तो हमने ही को रिलेट किया है, अच्छा या बुरा कुछ भी हो रहा है हमने को क्रिएट किया है।
अब बात करते हैं कि जाते जाते कौन कौन सी 4-5 टेक्निक्स जो कि अगर वो करें तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। पहला टेक्निक तो मैं बताऊंगा कि ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो हर बार कहें बुरा हो गया, अच्छा हो गया, सीधा बोलें आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मेरे ही किसी न किसी विचार, किसी न किसी भावना के कारण ये हुआ। अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद सीधा है, बुरा हुआ तो बोलें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये होपोनोपोनो 4 मंत्रा की प्रेयर्स हैं। अगर अच्छा हुआ तो क्या बोलें? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान, थैंक यू, आप ही का है, मेरा कुछ नहीं है। आई एम सो थैंकफुल कि आपने मुझे काबिल समझा, आई एम एन्जॉइंग इट, आपकी परमिशन से आप इसे स्वीकार करें एंड मुझे भी परमिशन दें कि मैं इसे यूज़ कर सकूं। सो धन्यवाद बोल देते हैं तो ऑटोमेटिकली अहंकार ख़त्म हो जाता है, ये मैं ख़त्म हो जाता है कि मैंने किया। आपकी और मेरी कोई औकात नहीं है। आप और मैं इस यूनिवर्स में इतनी सी एनर्जी का एक छोटा सा कण है जो ऊपर से देखेंगे तो दिखाई भी नहीं देगा। तो इसीलिए हम्बल रहना, पोलाइट रहना एंड हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद देना। अच्छा हुआ तो धन्यवाद दो, बुरा हुआ तो कहो हाउ वंडरफुल भगवान, जो बुरा हुआ उससे भी कई गुना ज़्यादा बुरा हो सकता था, थैंक यू, आपने इतना ही किया, उस समय भी थैंक यू बोलना। एंड अगर किसी सिचुएशन को सुधारना चाहते हो, मान लो घुटने में दर्द है तो बोलो आई एम सॉरी, इस घुटने से बात करो, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे ही किसी विचार के कारण, मेरी ही किसी थॉट के कारण, मेरी ही किसी लापरवाही के कारण ये हुआ है, मेरे रिश्ते ख़राब हुए हैं तो मेरी ही किसी लापरवाही के कारण हुए हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी उठा के आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये एक प्रेयर को आप चांट करो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने एनवायरनमेंट को वैसा बना दो जैसा आपको चाहिए। आपका मैंने एक देखा, किसी ने एक वीडियो बनाया और वो ऐसे लग रहा था जैसे स्विट्ज़रलैंड में खड़ा है। फिर उसने वीडियो को जैसे जूम किया तो पता लगा वो एक कमरे में खड़ा है और पीछे स्विट्ज़रलैंड का पोस्टर लगा हुआ है। तो ऐसे आप अपनी ज़िंदगी को एनहांस करते जाओ, ऐसे मज़े करते जाओ, ग्रीन स्क्रीन पे फ़ोटो खिंचाओ और पीछे वादियाँ लगा दो बर्फ़ की, एंड जहाँ आपको जाना है वो सारी चीज़ें लगा दो पीछे। आप अपनी ऑर्डिनरी कार के साथ फ़ोटो खिंचवाओ और उसको रोल्स रॉयस में बदल दो एडिटिंग करके, और वो फ़ोटो लगाओ आपके नॉर्मल बॉडी में 6 पैक्स वगैरह का किसी का फ़ोटो लेके आप उस पर लगाओ AI वगैरह से एडिट करके, एंड देन यू सी योर सेल्फ दैट वे एवरी सिंगल डे। और आप देखोगे कि धीरे धीरे जो आप रोज़ देखोगे वो आपकी ज़िंदगी में कैसे घटित होता जाएगा, मिरेकल होते जाएंगे आपके साथ। वाओ वंडरफुल। मैंने बहुत स्टडी किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैंने बहुत लोगों से सुना भी था, अमित भाई के साथ पॉडकास्ट भी करा था, उसके बाद भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इनके बारे में मतलब पढ़ने के बाद मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है जी। एंड आई कैन वाउच फॉर इट कि जो भी आपने चीज़ें बोली है ना, ऑल ऑफ देम वर्क। बस ये है कि हम उसको रियल लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कितना कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, लोग ये पॉडकास्ट देख के ना इंस्पायर होते हैं जी, लोग 2-3 दिन ट्राई करते हैं, 4 दिन ट्राई करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, उनको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। एब्सोल्युटली। इन चीज़ों के रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं आते हैं, यू हैव टू गिव टाइम। तो जितने लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा है ना, आपने 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट देखा है, इतना टाइम दिया है, इन चीज़ों को ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, एंड बिलीव मी ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर्क एंड दे कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ्स। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच आप लोगों ने पॉडकास्ट देखा। BSR भाई को हम दोबारा से बुलाने वाले हैं। आप लोग कमेंट में अगर चाहते हो ना कि हम इनको दोबारा बुलाएं, आपको कंटेंट पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर लिखना पार्ट 2, फिर हम सर को दोबारा बुलाएंगे, अगले 2-3 महीने में दूसरा पॉडकास्ट करेंगे सर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में एंड आई एम श्योर आप लोगों को लर्निंग मिला होगा। थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू एवरीवन।